हिटमैन एक बदमाश प्रणाली के साथ। अध्याय 461 अधिग्रहण। एलोन और ओज़र अभी भी हाइड्रा के चिल्लाने से उबर नहीं पाए थे। गार्जियन गिल्ड द्वारा आविष्कार किए गए कुछ उपकरणों के अलावा किसी के साधना स्तर को मापने का कोई तरीका नहीं था, जैसा कि वे हमेशा से करते आ रहे थे। फिर भी एला को यह बताने के लिए किसी उपकरण की आवश्यकता नहीं थी कि ओलिविया अभी भी कोर फॉर्मेशन चरण में था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे और कॉलर बोन का निर्माण ही पर्याप्त था। फिर से आओ संप्रदाय नेता एला, ओलिविया ने भौहें सिकुड़ी। वह कसम खा सकता था कि उसने उसे अपने संप्रदाय में शामिल होने के लिए कहते हुए सुना था। औपचारिकताएं छोड़ो ओलिविया, मुझे एला कहो, एला ने हाथ हिलाते हुए हंसी। ओलिविया अभी भी बिना पलक झपकाए उसे देख रहा था, जबकि वह जारी रही। अफवाहें दावा कर रही हैं कि आप संप्रदाय नेता के रूप में अपने पद को विरासत में लेने के लिए एक नए उत्तराधिकारी की तलाश कर रहे हैं। क्या उन अफवाहों में कोई सच्चाई है? ओलिवर ने लगभग 60 वर्षों तक व्हाइट क्लाउड संप्रदाय के संप्रदाय नेता की मशाल को संभाला। 2 दशक पहले तक दुनिया में आग ऊर्जा का घनत्व बेहद कम था। इसलिए उस समय से पहले पैदा हुए ज्यादातर साधक आजकल के युवाओं की तरह साधना के उच्च चरणों तक नहीं पहुंच पाते थे। इसलिए 60 साल पहले कोर फॉर्मेशन चरण तक पहुंचना एक बहुत बड़ी बात थी। ओलिविया को एक विलक्षण प्रतिभा माना जाता था और उसे अपने पूर्ववर्ती से संप्रदाय नेता का पद विरासत में मिला था। संप्रदाय नेता होने के तनाव ने उसकी साधना की गति को धीमा कर दिया था। उसे कोर फॉर्मेशन चरण के स्तर 1 से स्तर 10 तक पहुंचने में 40 साल लग गए और उसने दुर्लभ औषधि और आइटम खरीदने में लाखों सोने के सिक्के खर्च कर दिए। घोस्ट और उसकी औषधियों की बदौलत वह पहले की तुलना में बहुत तेजी से साधना करने में सक्षम था। फिर भी यह उसे कोर सुदृढ़ीकरण चरण तक पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं था। चूंकि उसके कई दोस्तों ने उसे अपने तनावपूर्ण संप्रदाय नेता पद को छोड़ने की सलाह दी थी, इसलिए वह एक नए उत्तराधिकारी की तलाश कर रहा था, सिवाय इसके कि वह इसे गुप्त रूप से कर रहा था। एला को इस बारे में कैसे पता चला, यह ओलिविया की समझ से परे था। हालांकि कैसे पर ध्यान देने के बजाय ओलिविया ने बस आह भरी। वास्तव में मैं एकांतवास में जाने के बाद संप्रदाय को संभालने के लिए किसी की तलाश कर रहा हूं। एला को कुछ ऐसा लगा कि यह उसका अंतिम एकांतवास हो सकता है। बहुत से साधक जो बाधाओं से पीड़ित थे, वे अगले चरण में पहुंचने के अंतिम प्रयास के रूप में एकांत पहाड़ों पर चले जाते थे। एकांत पहाड़ एक निर्जन स्थान था जहां चरम यांग और यिन ऊर्जा हमेशा एक दूसरे से टकराती रहती थी। इन 2 चरम ऊर्जाओं के कारण उस स्थान पर केवल 2 जलवायु थी, जमने वाली ठंड और जलन वाली गर्मी। 10 में से 9 साधक अपनी बाधाओं को तोड़ने की कोशिश में मर जाते। यदि कोई साधक यिन और यांग ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है और बच सकता है, तो वह बाधाओं को तोड़ सकता है। किसी भी साधक के लिए एकांत पर्वत पर जाना अंतिम उपाय था। मैं आपके संप्रदाय का बारीकी से अनुसरण कर रहा हूं ओलिविया। आपने निश्चित रूप से संप्रदाय को पतन से बचाने में अच्छा काम किया है, लेकिन आपके संप्रदाय में इतनी क्षमता है कि यह और भी आगे जा सकता है। आश्चर्यजनक रूप से ओलिविया ने धीरे से अपना सिर हिलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, एला, मैं इतना लंबा समय जी चुका हूं कि मैं जानता हूं कि आप क्या करने की कोशिश कर रही हैं। आप चाहती हैं कि मेरा संप्रदाय सनराइज संप्रदाय में विलीन हो जाए। आपने सचमुच ऐसा कहा। मैं संप्रदाय का नेता बनने के बाद से ही अपने संप्रदाय के लिए वही कर रहा हूं जो सही है। मुझे एक कारण बताओ कि मुझे इस विलय के लिए क्यों सहमत होना चाहिए। अगर वह कहती है कि वह ओलिविया की सीधी सादी बातों से सुखद आश्चर्यचकित नहीं हुई, तो वह झूठ बोल रही होगी। अपने चेहरे पर मुस्कान लिए हुए एला ने अपना हाथ हिलाया और एक हथेली के आकार की शीशी में बोतलबंद एक चमकदार पन्नाहरा औषधि मेज पर दिखाई दी। यह मेरा पहला कारण है। ओलिविया ने औषधि को पहचाना नहीं, लेकिन उसने शीशी से बहुत अधिक ऊर्जा आती हुई महसूस की। औषधि को ओलिविया को सौंपने से पहले उसने एक सुनहरा चर्मपत्र पकड़ा और उसे ओलिविया की ओर सरका दिया। और ये दूसरा कारण है। जाओ, खोलो और देखो। ओलिविया ने अंदर की सामग्री को पढ़ने के लिए लाल रिबन को खोला और जैसे ही उसने अपनी नज़र उस पर डाली, वह आश्चर्यचकित रह गया। चर्मपत्र में पिछले 5 वर्षों के ब्रॉड रिवर संप्रदाय के बारे में सभी वित्तीय जानकारी थी। कोई भी संप्रदाय नेता इसे दूसरे को नहीं बताएगा, खासकर दूसरे संप्रदाय नेता को। वित्तीय पक्ष के अलावा चर्मपत्र में कई शिष्यों और बुजुर्गों की साधना स्थिति भी थी। आपने अपनी आत्मा और शरीर को अपने संप्रदाय में डाल दिया है ओलिविया। यह आपका बच्चा है, इसलिए यह कोई झूठ नहीं है कि विलय जैसे बड़े बदलाव से आपको बहुत चिंता होगी। आप अपने हाथों में जो कुछ भी पकड़े हुए हैं वह आपको आश्वस्त करने के लिए है कि यदि आप इस विलय के लिए सहमत हैं, तो यह संप्रदाय के सर्वोत्तम हित में होगा। एला ने एक पल के लिए विराम लिया और आगे कहा, इससे पहले कि हम सनराइज संप्रदाय को विलय कर दें और उनका हिस्सा बन जाएं, 30 साल की उम्र से पहले कोर फॉर्मेशन चरण में एक शिष्य को सफलता प्राप्त करते देखना एक चमत्कार से कम नहीं होगा। लेकिन अब महीने में एक बार हमें एक नया कोर फॉर्मेशन चरण शिष्य मिलता है।
प्रत्येक छात्र के पास अब अपना स्वयं का साधना स्थान है और उन्हें घोस्ट द्वारा स्वयं बनाए गए निःशुल्क औषधि और गोलियां मिलती हैं। यहाँ तक कि 3 बड़े संप्रदायों के शिष्यों को भी ऐसा कोई लाभ नहीं है। ये चौंकाने वाला था, लेकिन ओलिविया मन ही मन एला से सहमत था। उसने भी उसके और संप्रदाय के बारे में वैसा ही शोध किया जैसा उसने किया था। कोई भी संप्रदाय अपने शिष्यों को हर महीने औषधि और गोलियां नहीं देता, मुफ्त में तो बिल्कुल नहीं। ये सोचना भी पागलपन था कि वे 5 सितारा अल्केमिस्ट द्वारा बनाई गई औषधि और गोलियां मुफ्त में दे रहे थे, जैसे कि वे कैंडी हों। उनके शिष्यों और यहाँ तक कि बुजुर्गों को भी घोस्ट द्वारा बनाई गई औषधि और गोलियां पाने के लिए 1 दिन तक लाइन में लगना पड़ता था। फिर भी ब्रॉड रिवर संप्रदाय के शिष्य उन्हें हर महीने मुफ्त में पा रहे थे। अगर यह नियम न होता कि एक शिष्य को हर तरह की सिर्फ एक औषधि और गोली मिलेगी, तो सनराइज संप्रदाय और ब्रॉड रिवर संप्रदाय के छात्र उन्हें बेचकर ढेर सारा पैसा कमा लेते। घोस्ट के उत्पादों की मांग आसमान छू रही थी। और अगर मैं सही हूं, तो तुम एकांत में अकेले पहाड़ पर जाने की योजना बना रहे हो। अगर मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं तो तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। एला ने ओलिविया की ओर औषधि सरका दी। क्या तुमने ये खबर सुनी है कि घोस्ट 90% शुद्धता तक पहुंच सकता है? ओलिविया ने सिर हिलाया। हेड्स में हुई घटनाओं के बाद शाही अखबार सहित हर अखबार ने घोस्ट की कीमिया उत्पादों में 90% शुद्धता तक पहुंचने की क्षमता और मेजरोथ में उसके प्रवेश को अपने पहले पन्ने पर छापा था। उस समय ये खबर पूरे महाद्वीप में जंगल की आग की तरह फैल गई। एक भी व्यक्ति इस बात से अनजान नहीं था। ये घोस्ट द्वारा खुद तैयार की गई 90% शुद्ध औषधि है। और यह विशेष औषधि आपको कहीं नहीं मिल सकती। यह उसके द्वारा तैयार की गई विशेष औषधियों में से एक है, खासकर आप जैसे साधकों के लिए। ओलिविया के हाथ औषधि को हाथ में पकड़े हुए कांप रहे थे। 1 महीने में यदि आप इस औषधि को लेते हैं तो आप कोर स्ट्रेंथनिंग चरण को पार करने में सक्षम होंगे। आप इस औषधि को अपने साथ ले जा सकते हैं और खुद इसका मूल्यांकन कर सकते हैं। कोई भी साधक किसी अज्ञात औषधि को आंख मूंद कर नहीं पिएगा, चाहे वह कितनी भी शुद्ध क्यों न हो। क्या होगा अगर यह चमत्कारी औषधि के बजाय जहर हो? वे पहले औषधि लेने से पहले अपने किसी भरोसेमंद कीमियागर की मदद से उसका मूल्यांकन करेंगे। हालांकि एलोन में कोई भी कीमियागर मौजूद नहीं था जो माइकल की औषधि का मूल्यांकन करने के लिए पर्याप्त योग्य था, लेकिन कोई भी ये पता लगा सकता था कि यह जहर है या नहीं, जब तक कि निश्चित रूप से माइकल नहीं चाहता था कि वे इसे खोजें। ओलिविया को पता था कि वह विलय को पूरा करने के लिए इतनी उदार और भरोसेमंद थी, फिर भी उसने उसके इशारों की सराहना की। अगर मैंने विलय के लिए मना कर दिया तो क्या होगा? क्या मुझे इसे वापस देना होगा? बिल्कुल नहीं, एला ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ हिलाया। चाहे आप इसे स्वीकार करें या नहीं, ये औषधि आपकी है जब तक कि आप इसे न चाहें। ओलिविया के हाथ ने औषधि को और भी कसकर पकड़ लिया। उसका दिल उसे जाने देने के लिए कह रहा था, लेकिन उसका दिमाग उसे औषधि को पकड़े रखने के लिए चिल्ला रहा था। अगर एला ने जो कहा वह सच था, तो यह आखिरकार उसकी पीड़ा को समाप्त कर सकता था और उसे कोर स्ट्रेंथनिंग चरण तक पहुंचा सकता था। जैसा कि मैंने कहा, आपका संप्रदाय आपका बच्चा है और हर माता पिता अपने बच्चे के लिए सबसे अच्छा चाहते हैं। यह मत सोचो कि अगर आप विलय के लिए सहमत हो जाते हैं तो आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा। आप अभी भी अपने संप्रदाय के प्रमुख होंगे जो सभी प्रमुख निर्णय लेते हैं। केवल आपका शीर्षक संप्रदाय नेता से हेडमास्टर में बदल जाएगा। ओलिविया ने एक गहरी सांस ली। मैंने अपने संप्रदाय की काफ़ी सेवा की है एला। अब समय आ गया है कि मैं पद छोड़ दूं और कोई युवा व्यक्ति संप्रदाय की कमान संभाले। एला की आंखें झपकने लगी जब उसने उसकी बात सुनी। उसने उसे समझाने के लिए जो कुछ भी कहा, उसके बाद भी वह विश्वास करने से इनकार कर रही थी कि बूढ़ा मूर्ख विलय के लिए सहमत नहीं है। सौभाग्य से उसने जो सुना उससे उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। हालांकि मैं 1 सप्ताह का समय लूंगी और इस विलय के बारे में सोचूंगी। फिर भी यह एक बड़ा फैसला है। मैं अपना पद छोड़ने से पहले एक आखिरी फैसला लूंगा जो मेरे संप्रदाय को स्वर्ण युग में ले जा सकता है। ओलिविया ने एला से हाथ मिलाया और औषधि लेकर कमरे से बाहर चला गया। यह इस बात का संकेत था कि विलय के लिए सहमत होने से पहले वह संप्रदाय के मामलों को व्यवस्थित कर लेगा। 2 संप्रदाय समाप्त, 3 और जाने बाकी हैं। एला मुस्कुराए। सनराइज संप्रदाय ने एक नहीं बल्कि कुल 3 संप्रदायों पर कब्जा कर लिया और ओलिविया के संप्रदाय के साथ ये संख्या 4 हो जाएगी। एला अधिग्रहणों का नेतृत्व कर रही थी। वह एक निर्दयी वार्ताकार और नेता थी। यही कारण था कि माइकल ने क्लेयर के बजाय संप्रदाय को संभालने के लिए उसे चुना। गलत न समझें, क्लेयर एक महान नेता थी, लेकिन वह एला जितनी निर्दयी नहीं थी। उदाहरण के लिए, यदि ओलिविया विलय को स्वीकार नहीं करना चाहता था तो क्लेयर उसकी पसंद को स्वीकार कर लेती। दूसरी ओर एला पहले उसके संप्रदाय के अंदर गृहयुद्ध भड़काती और फिर वह उसे मार डाला और उसकी जगह किसी और को रख दिया जो उसकी आज्ञा का पालन करेगा। जिस तरह लूसीफर का प्रभाव पूरे दक्षिणी महाद्वीप में फैल रहा था, उसी तरह सनराइज संप्रदाय के जरिए एलोन में घोस्ट की शक्ति धीरे धीरे बढ़ती गई।
तीनों बड़े संप्रदायों ने पहले ही महाद्वीप में शक्ति के पैमाने में बदलाव को नोटिस कर लिया था और जल्द ही या बाद में उनमें से एक सनराइज संप्रदाय को छोटे संप्रदायों को निगलने से रोकने के लिए कदम उठाएगा और एक बड़ी शक्ति बन जाएगा जो हर पहलू में उनका मुकाबला कर सके। अध्याय 462 पवित्र विवाह। माइकल और गया प्रोफेसर लेन के कार्यालय में खड़े थे। कार्यालय कीमिया कक्षा के बगल में स्थित एक उदास और मंद रोशनी वाला कमरा था। छायादार दीवारों पर बड़े कांच के जार की अलमारियां लगी हुई थीं, जिनमें जानवरों और पौधों के टुकड़े जैसी घिनौनी, घृणित चीजें भरी हुई थीं, जो अलग अलग रंगों की औषधियों और गोलियों में तैर रही थीं। माइकल ने देखा कि कक्षा की तुलना में कार्यालय में अधिक जार थे। कार्यालय में एक चिमनी थी। एक कोने में लेन के कीमिया सामग्री के निजी स्टॉक वाली एक अलमारी थी। प्रोफेसर लेन माइकल की छोटी उंगली के ऊपर मडराती हुई काली लपटों के छोटे बिंदु की जांच कर रहे थे। ये नर्क की ज्वाला नहीं है। क्या ये कोई आदिम ज्वाला भी है? प्रोफेसर लेन की ततैया जैसी आवाज़ चौंक गई। तुम्हारा क्या मतलब है? हमने उस कालकोठरी में अपनी जान जोखिम में डाल दी। गया ने अपने पैरों के नीचे लकड़ी के फर्श पर रौंद दिया। गया के गुस्से को अनदेखा करते हुए प्रोफेसर लेन माइकल के पास 6 फीट का आईना लेकर आए। आईने को आग की लपटों से छुओ। प्रोफेसर लेन ने खुद को अपने काले लबादे से ढक लिया, जबकि गया माइकल से कई कदम पीछे हट गया। पहले से ही उदास कमरा और भी अंधेरा हो गया, क्योंकि उसने अपने दाहिने हाथ पर डार्क फ्लेम की एक गेंद को जादू से उड़ा दिया। ऑफिस में रखी गई सरनी के बावजूद लेन को अपनी आत्मा में दर्द महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आग की लपटों से निकलने वाली गर्मी उसकी आत्मा को ही जला रही हो। माइकल ने अपनी हथेली को काली लपटों से ढक लिया और आईने को छू लिया। धमाका! आईने के अचानक लाखों टुकड़े हो गए और टुकड़े जमीन पर गिरने से पहले ही वाष्पित हो गए। क्या ऐसा होना चाहिए? माइकल ने पूछा, क्योंकि सिस्टम ने उसे हजारों बदमाश अंक देने शुरू कर दिए थे। एक पल के लिए माइकल ने देखा कि लेन की आंखें चौड़ी हो गई थीं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये ज्वाला किसी भी अन्य आदिम ज्वाला से कहीं अधिक शक्तिशाली है, लेन ने गंभीर स्वर में कहा। माइकल को ये पहले से ही पता था, फिर भी उसने आश्चर्यचकित होने का नाटक किया। जल्दी से प्रोफेसर लेन रैक पर चले गए, जहां उन्होंने अपनी सभी व्यक्तिगत गोलियों और औषधियों का संग्रह रखा था। उन्होंने संग्रह में से एक पन्ना हरा बॉक्स निकाला। ये गोली ज्वाला को नर्क की ज्वाला के रूप में छिपा देगी। इसे ले लो। लेन ने माइकल को छोटा बॉक्स सौंप दिया। माइकल ये देखने के लिए उत्सुक था कि अंदर क्या है, हालांकि वह अंदर से आने वाली शक्तिशाली विकिरण को महसूस कर सकता था। फिर उसने धीरे से बॉक्स खोला और एक बैंगनी रंग की गोली को शादी की अंगूठी की तरह लाल कपड़े पर रखा हुआ देखा। चूंकि माइकल ने एक आदिम ज्वाला को अवशोषित किया था, इसलिए वह एक और आदिम ज्वाला को महसूस कर सकता था और उसने गोली के भीतर एक आदिम ज्वाला की ऊर्जा को महसूस किया। हालांकि ऐसा लग रहा था कि प्रोफेसर लेन ने इस गोली को बनाने के लिए एक घटक के रूप में आदिम ऊर्जा का एक टुकड़ा इस्तेमाल किया था। हालांकि गोली लेने से पहले माइकल ने अपने चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान के साथ प्रोफेसर लेन को देखा। प्रोफेसर, मेरी मदद क्यों करें? कोई अपराध नहीं, लेकिन आप दोस्ताना मदद करने वाले प्रोफेसर टाइप के नहीं लगते। आप शायद मेरी शिक्षाओं के योग्य ही हों। प्रोफेसर लेन ने बस इतना ही कहा। चूंकि माइकल के पास अपनी खुद की योजना थी, इसलिए उसने लेन को और नहीं छेड़ा। इस बीच अपने कमरे में विक्टोरिया और एडिथ ने कांच का गोला रखा, जिससे अकिलिन क्षेत्र से थूसिया तक संचार संभव हो सका। विक्टोरिया ने अपना हाथ गोले पर रखा और ब्रह्मांडीय ऊर्जा की एक किरण भेजी, जिससे कांच का गोला तुरंत चमकने लगा और चमकने लगा। विक्टोरिया और एडिथ कई कदम पीछे हट गईं। जल्द ही 2 अलौकिक आकृतियां गोले के ऊपर दिखाई दीं। वह आदमी एक गहरे लाल रंग का लबादा पहने हुए था, जो उसके नीचे फर्श पर फैला हुआ था। उसके कंधे पर आकर्षक गहरे लाल बाल, नीली आंखें और मूंछों के बिना एक मोटी दाढ़ी थी। उसकी मांसपेशियां उसके गहरे लाल लबादे से बाहर निकल रही थीं। उस आदमी के पास एक सम्राट की आभा थी, न कि एक दयालु सम्राट की, बल्कि वह एक देवता की तरह ठंडा, कठोर और शक्तिशाली लग रहा था। उसके बगल में खड़ी महिला के बाल सुनहरे थे, उसके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी और साथ ही चमकती हुई भूरी आंखें थीं। उसकी संपूर्ण संरचना एक लंबे गाउन से ढकी हुई थी, जो आमतौर पर एक शानदार अंगरखा से बना होता था और जिसमें कढ़ाई वाले फीते और रत्न होते थे। पिताजी, माताजी। विक्टोरिया तुरंत एक घुटने पर बैठ गई और अपना सिर झुका लिया। महामहिम, महामहिम। एडिथ ने विक्टोरिया की तरह घुटने टेकने के बजाय शाही ढंग से झुककर उन्हें प्रणाम किया। वे थूसिया के राजा और रानी थे, मैक्सिम बार्न्स और वेलेरिया बार्न्स। वेलेरिया ने विक्टोरिया को दयालु नज़र से देखा और वह बोलने ही वाली थी कि कमरे में एक ठंडी आवाज़ गूंजी। अस्वीकार्य। मैक्सिम बार्न्स की आवाज़ में अधिकार का भाव था। उनकी 6 फुट 6 इंच की कदकाठी से निकली आवाज़ ध्यान आकर्षित करती है। यह अचूक थी। अपने सबसे स्पष्ट रूप में यह उससे भीगी त्वचा पर कोड़े की तरह महसूस होती थी। आप आदिम ज्वालाओं को सुरक्षित रखने में विफल रही हैं। विक्टोरिया, आपने अपनी विफलता से क्या सीखा है? अपना सिर उठाएं और उत्तर दें। विक्टोरिया उसके सामने एक बच्चे की तरह कांप उठी।
आदिम ज्वालाओं का वास्तव में अपने पिता जैसा ही दिमाग है। उन्होंने ब्रह्मांडीय ऊर्जा के आगे झुकने से इनकार कर दिया और उनमें से एक ने एक नया स्वामी चुन लिया है। उनमें से एक, मैक्सिम बार्न्स ने भौहें सिकोड़ी। हाँ पिताजी, 2 आदिम ज्वालाएं थीं। मूर्ख, राजा मैक्सिम ने अपनी आवाज़ ऊंची की। वह गुस्से में था। उसके चिल्लाने के साथ ही उसके अलौकिक रूप से एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ और विक्टोरिया को उसके पीछे की दीवार पर फेंक दिया। विक्की, एडिथ स्तब्ध थी लेकिन वह जल्दी से विक्टोरिया के पास भागी। नहीं, विक्टोरिया ने एडिथ का हाथ पकड़ने से इनकार कर दिया और बिना किसी मदद के खुद को जमीन से उठा लिया। अपने पति के गुस्से के बारे में जानते हुए भी वैलेरिया चुप रही। उसने उसे शांत करने की कोशिश भी नहीं की क्योंकि वह जानती थी कि इससे वह और भी पागल हो जाएगा। विक्टोरिया ने अपने नथुनों से धीरे धीरे बहते खून को अनदेखा किया और पहले की तरह ही उसके सामने घुटने टेक दिए। केवल 3 आदिम लपटें ही ब्रह्मांडीय ऊर्जा को रोक सकती हैं। इसका क्या मतलब है? मैक्सिम बार्न्स ने पूछा। हमारे दुश्मन हमारे खिलाफ आदिकालीन लपटों का इस्तेमाल कर सकते हैं, विक्टोरिया ने बिना सांस लिए तुरंत मैक्सिम को जवाब दिया। वे करेंगे, वे हमारे खिलाफ लपटों का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए हमें अपने दुश्मनों से पहले उन्हें अपने लिए सुरक्षित करना चाहिए। हर असफलता हमें सबक सिखाती है, अपनी असफलताओं से सीखें। हाँ सर, विक्टोरिया ने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा और घोषणा की। क्या आपको मेज़रोथ में कोई ऐसा व्यक्ति मिला है जो आपके योग्य हो? मैक्सिम ने पूछा। नहीं पिताजी, उसने अपना सिर हिलाया। मैक्सिम ने एक पल के लिए विक्टोरिया को देखा और फिर वैलेरिया को 2 लड़कियों के साथ छोड़कर गायब हो गया। एडिथ ने आखिरकार एक गहरी सांस ली और महसूस किया कि उसकी मांसपेशियां ढीली हो गई हैं। उठो मेरी बेटी, वैलेरिया की कोमल आवाज़ विक्टोरिया पर छा गई। उसकी आंखों में प्यार और दया के अलावा कुछ नहीं था। वह करुणा की प्रतिमूर्ति की तरह दिख रही थी और व्यवहार कर रही थी। विक्टोरिया खड़ी हो गई, एक नाजुक मुस्कान प्रकट करते हुए। तुम्हारे पिता और मैंने 2 युवकों को चुना है जो शायद तुम्हारा हाथ थामने के योग्य हों विक्टोरिया। अगर तुम्हारे दिल में कोई नहीं है तो तुम उनमें से किसी को भी चुन सकती हो और तुम निराश नहीं होगी। माँ, विक्टोरिया ने गुर्राते हुए कहा, मैं शादी नहीं करना चाहती। नहीं, नहीं प्रिय, शादी महत्वपूर्ण है। तुम्हारे लिए और हमारे राज्य के लिए। तुम्हारे पिता ने तुम्हें अपने लिए दूल्हा चुनने की आज़ादी दी है। वह इस मामले में बहुत धैर्यवान रहे हैं लेकिन तुम अपने पिता के बारे में जानती हो, वह धैर्यवान व्यक्ति नहीं है। विक्टोरिया केवल आह भर सकती थी। सच कहूं तो वह शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन वह अपने पिता से असहमत भी नहीं हो सकती थी। वह उनसे कहती रही थी कि वह अपने योग्य व्यक्ति को खोजेगी, लेकिन उसने बमुश्किल ही कोशिश की। लेकिन मैं किसी ऐसे व्यक्ति से शादी कैसे कर सकती हूँ जिसे मैं जानती भी नहीं हूँ? अब तक मैं जिस भी व्यक्ति से मिली हूँ वह मुझसे हर मामले में कमज़ोर और हीन है। मैंने तुम्हारे पिता को जाने बिना ही उनसे शादी कर ली प्रिय, और यह मेरा अब तक का सबसे अच्छा निर्णय है। तुम ये कहकर इस मामले को टाल नहीं सकती कि वे कमज़ोर और हीन हैं। विक्टोरिया, तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली कोई नहीं हो सकता और नहीं होगा। तुम्हारी रगों में ब्रह्मांडीय ऊर्जा बह रही है। मुझे लगता है कि हमने जो युवा पुरुष ढूंढे हैं वे तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त हो सकते हैं। वे तुमसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं लेकिन वे कमज़ोर भी नहीं हैं। अगर उनमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा होती तो मुझे कोई संदेह नहीं है कि वे तुम्हारे जैसे ही या उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली होंगे। विक्टोरिया अपनी माँ के मुंह से निकले आखिरी कुछ शब्दों से क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। उसने अपनी भौहें सिकोड़ लीं, यह मानने से इनकार कर दिया कि एक नहीं बल्कि 2 पुरुष ऐसे हैं जो उससे ज़्यादा शक्तिशाली हो सकते हैं। माना कि उसके पास ब्रह्मांडीय ऊर्जा थी, लेकिन ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अवशोषित करने से पहले ही उसकी साधना की गति और उसके शरीर में ऊर्जा की शुद्धता ने पूरे ओज महाद्वीप को हिलाकर रख दिया था। उसे एक बार की विलक्षण प्रतिभा माना जाता था और कई लोगों ने उसकी तुलना हंट परिवार की प्रतिभा से भी की थी। वे कौन हैं? एडिथ की जिज्ञासा ने उसे काबू में कर लिया। दोनों ही एलोन महाद्वीप से हैं। उनमें से एक संरक्षक है। संरक्षक गिल्ड में हमारे संपर्कों ने हमें बताया है कि वह असीमित क्षमता वाला एक उभरता हुआ सितारा है। उनका मानना है कि वह हाल ही में कोर फॉर्मेशन स्टेज लेवल 10 पर पहुंच गया है। जब रानी वैलेरिया उम्मीदवार का वर्णन कर रही थी तो एडिथ का दिल तेजी से धड़कने लगा। ऐसा लगा जैसे उसका दिल उसकी छाती पर धड़क रहा हो। वह दयालु, क्षमाशील और कीमिया और युद्ध दोनों में प्रतिभाशाली है। जनरल बूथ ने उन लड़ाइयों को देखा है जिनसे वह गुजरा था और कहा कि वह उसके साथ आमने सामने की लड़ाई कर सकता है और शायद उसे द्वंद्व युद्ध में हरा भी सकता है। वैलेरिया ने जानबूझकर युवक की पहचान बताए बिना विक्टोरिया को चिढ़ाया। उसने विक्टोरिया के भीतर जिज्ञासा की आग को जलाया और उसके अहंकार को इस हद तक भड़काया कि विक्टोरिया दोनों युवकों से मिलने के लिए एलोन चली गई और उनमें से एक को अपना जीवन साथी चुन लिया। ये तुम्हें किसकी याद दिलाता है? वैलेरिया ने हंसते हुए कहा। तुम्हारी, विक्टोरिया ने कहा। जब कोई वैलेरिया का वर्णन यथासंभव कम शब्दों में करना चाहता था तो वे वही कहते थे जो वैलेरिया ने युवक के बारे में कहा था, दयालु, क्षमाशील और कीमिया और युद्ध दोनों में प्रतिभाशाली। वैलेरिया एडिथ की आंखों से बहते आंसू को नोटिस करने में विफल रही।
क्या तुम उसका नाम जानना चाहती हो? वेलेरिया ने विक्टोरिया को चिढ़ाया। युवती ने बिना कुछ कहे अपना सिर हिलाया और अपनी माँ से कहा कि उसे चिढ़ाना बंद करो और उसका नाम बताओ। नूह विंस्टन। वेलेरिया के आते ही एडिथ के आंसू जमीन पर गिर पड़े। उस आदमी का नाम बोला जिससे एडिथ प्यार करती थी। अध्याय 463। विक्टोरिया ने अपना दूल्हा चुना। न केवल एडिथ बल्कि विक्टोरिया भी। नोआ विंस्टन नाम सुनकर दंग रह गई। विक्टोरिया चौंक गई क्योंकि उसे नहीं लगा कि उसकी माँ जिस युवक के बारे में बात कर रही थी वह वही लड़का हो सकता है जिससे एडिथ प्यार करती है। उसकी आंखें स्वतः ही एडिथ की ओर मुड़ गईं और उसने देखा कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। विक्टोरिया ने अपना हाथ हिलाया जिससे ब्रह्मांडीय ऊर्जा की एक किरण गोले में पहुंची। ब्रह्मांडीय ऊर्जा के गोले में पहुंचने के ठीक बाद वेलेरिया की आकृति हवा में गायब हो गई और गोले की चमक चली गई। जैसे ही वेलेरिया गायब हुई एडिथ गिर पड़ी। उसने अपने हाथों से अपना चेहरा बंद कर लिया और रोने लगी। एडिथ। विक्टोरिया अपनी सबसे अच्छी दोस्त के बगल में घुटनों के बल बैठी, अपनी बाहों को उसके कंधे पर लपेटा और उसे अपने पास खींच लिया। मुझे नहीं पता कि क्या करना है, एडिथ ने रोते हुए कहा। उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। अरे अरे अरे, तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। रोना बंद करो। विक्टोरिया ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की। वह हमेशा की तरह शांत नहीं थी। वह कैसे रो सकती थी जब उसकी सबसे अच्छी दोस्त कई सालों में पहली बार रो रही थी। एडिथ 15 मिनट तक लगातार रोती रही और विक्टोरिया ने चाहे जो भी कहने या करने की कोशिश की, वह एडिथ को रोने से नहीं रोक पाए। कोई बात नहीं, एडिथ ने अपने हाथ खोले और सूजी हुई लाल आंखें और पीला चेहरा दिखाया। उसने जल्दी से आंसू पोंछे और मुस्कुराने की कोशिश की। मुझे उन चीज़ों को न पाने की आदत है जो मुझे पसंद हैं। तुम उसे पा सकती हो, वह तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगा, वह वाकई एक अच्छा लड़का है। आश्चर्यजनक रूप से विक्टोरिया ने एडिथ के सिर के पीछे थप्पड़ मारा। तुम मूर्ख, किसने कहा कि मैं नूह को चुनूंगी? कोई अपराध नहीं, लेकिन मैं अपने पति को तुम्हारे या किसी और के साथ साझा नहीं करूंगी। एडिथ के अचंभित चेहरे को देखते हुए विक्टोरिया ने मुस्कुराने से पहले आह भरी। माँ ने 2 उम्मीदवार बताए बेवकूफ़। अगर मुझे एक को चुनना है तो मैं दूसरे को चुनूंगी। मुझे यकीन है कि मेरा तुमसे बेहतर है। उसने मजाक में एडिथ को फिर से सच में मुस्कुराने के लिए कहा, न कि उस समय उसके चेहरे पर नकली मुस्कान के बजाय। लेकिन अगर शश, विक्टोरिया ने अपने हाथों से उसके होंठ बंद कर लिए। अगर मैं किसी और से शादी करने के लिए सहमत हूं तो मुझे तुम्हारे प्रेमी से शादी करने की ज़रूरत नहीं है। हरमम। एडिथ कुछ कह रही थी लेकिन विक्टोरिया के मुंह पर हाथ रखे होने के कारण उसकी बातें सुनाई नहीं दीं। विक्टोरिया ने अपना हाथ हटा लिया जबकि एडिथ उसे पानी भरी आंखों से घूर रही थी। तुम मेरे लिए ऐसा करोगी? एक बार फिर विक्टोरिया ने एडिथ के सिर पर थप्पड़ मारा। बेवकूफ़, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। क्या तुम नहीं जानती? विक्टोरिया के अपनी बात पूरी करने से पहले एडिथ उसके पास कूद पड़ी, उसे गले लगाया और विक्टोरिया को कसकर पकड़ लिया। तुमने कैसे सोचा कि मैं उसके हरम में शामिल हो जाऊंगी? विक्टोरिया ने चंचलता से पूछा। उसने कहा था कि वह हम सभी के साथ समान व्यवहार करेगा। यदि तुम हरम में प्रवेश करोगी तो यह समानता को अलविदा कह देगी। तुम हमें बाहर निकाल दोगी, एडिथ ने फुसफुसाते हुए कहा। यह मेरी ही बात है, विक्टोरिया ने हंसते हुए कहा, जबकि दोनों लड़कियां कुछ मिनटों तक एक दूसरे की बाहों में रहीं। तभी विक्टोरिया को याद आया कि उसने अपनी माँ को होल्ड पर रखा था। माँ अभी भी इंतजार कर रही है। ओह, एडिथ लगभग चीख पड़ी जब उसे वेलेरिया के बारे में याद आया। उसने जल्दी से विक्टोरिया को छोड़ा, खड़ी हुई और अपना चेहरा और अपनी ड्रेस ठीक की। पहले की तरह ही विक्टोरिया ने ऑर्ब को सक्रिय करने के लिए कॉस्मिक ऊर्जा का एक टुकड़ा भेजा। सब ठीक है प्रिय? वेलेरिया की आकृति कमरे में दिखाई दी और पूछा। हाँ माँ, कोई अचानक हमसे मिलने आया था। ओह, वेलेरिया ने मुंह बनाया। मुझे लगा कि तुमने शर्मीली होने के कारण कनेक्शन काट दिया है। विक्टोरिया अपनी आंखें घुमाने से खुद को नहीं रोक पाए। माँ, क्या तुम मुझसे मिली हो? अपनी दोस्त को शर्मीली होना सिखाओ एडिथ, उसे इसकी ज़रूरत होगी। वेलेरिया ने अपनी नज़र एडिथ की ओर घुमाई। मेरे पास गाय को भौंकना सिखाने का बेहतर मौका है आंटी। वेलेरिया जोर से हंसी और एडिथ भी, जो विक्टोरिया द्वारा नूह को उससे न छीनने के वादे के बाद हल्का महसूस कर रही थी। आश्चर्यजनक रूप से विक्टोरिया भी उनके साथ हंसी। अब अगर तुमने मेरा मजाक उड़ाना बंद कर दिया है तो मुझे दूसरी दुल्हन के बारे में बताओ माँ। वेलेरिया दुल्हनों को जानने में विक्टोरिया की अचानक दिलचस्पी से हैरान थी। इससे पहले अगर विक्टोरिया शादी की बात करती तो या तो उसे अनदेखा कर देती या कमरे से बाहर निकल जाती। वेलेरिया इस पल को ये सोचकर बर्बाद नहीं करना चाहती थी कि अचानक दिलचस्पी क्यों। दूसरा लड़का तुम्हारे पिता की पसंद का है, वह सही शब्द है। वेलेरिया ने अपने मन में सही शब्द खोजने के लिए एक पल के लिए अपनी ठुड्डी को रगड़ा। असंवेदनशील, उसने कहा और जारी रखा। नूह की तरह क्षमाशील नहीं और कभी कभी निर्दयी। वह नूह की तरह महान नहीं है और हमारे जासूस उसकी उत्पत्ति के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं ढूंढ पाते।
हालांकि तुम्हारे पिता को उसकी उत्पत्ति की परवाह नहीं है, क्योंकि इस युवा ने बहुत कम समय में खुद ही बहुत कुछ हासिल कर लिया है। जब वैलेरिया नूह के बारे में बात कर रही थी तो उसके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान थी। अब उसके चेहरे पर वह मुस्कान कहीं नहीं दिख रही थी। वह 1 साल के भीतर फाउंडेशन स्टेज से कोर फॉर्मेशन स्टेज लेवल 10 तक पहुंच गया। आप यकीन नहीं करेंगे कि वह राजा कैसे बन गया। वैलेरिया ने विक्टोरिया को शुरू से लेकर अब तक की सारी बातें बतानी शुरू की, सिवाय एक बात के जिसे उसने विक्टोरिया को आश्चर्यचकित करने के लिए अपने तक ही सीमित रखा। कहानी के अंत में एडिथ भयभीत हो गई और यह सोचकर पसीने से तरबतर हो गई कि अगर विक्टोरिया इस लड़के से शादी कर ले तो क्या होगा। दूसरी ओर विक्टोरिया उससे हैरान थी। ऐसा लग रहा था कि उसमें वह सब कुछ था जो विक्टोरिया अपने जीवन साथी में चाहती थी। इसके अलावा उसने विक्टोरिया का सम्मान भी अर्जित किया। वह कौन है? विक्टोरिया ने पूछा। हम उसे जानते हैं प्रिय। हो सकता है कि आप उससे मिल भी चुके हों। वैलेरिया ने अपनी बेटी को चौंका दिया। एक माँ के रूप में उसने अपनी बेटी के लिए नूह को प्राथमिकता दी, लेकिन एक रानी के रूप में उसने दूसरे बच्चे को चुना। हालांकि उसे चिंता थी कि अगर विक्टोरिया ने दूसरे को चुना तो दयालुता के लिए कोई जगह नहीं होगी। विक्टोरिया बिल्कुल भी उसकी तरह दयालु और दयालु शासक नहीं थी। इसलिए वैलेरिया चाहती थी कि विक्टोरिया का पति थूसिया पर शासन करते समय दयालु और दयालु हो। नूह वह आदमी लग रहा था, दूसरा नहीं। उसने मैक्सिम से उसके बारे में अपनी भावनाएं व्यक्त की, लेकिन एक निर्दयी राजा के रूप में वह नूह को चुनने के बजाय दूसरे की ओर झुका हुआ था। थूसिया के भावी राजा को चुनने का अंतिम निर्णय विक्टोरिया के पास था। उसकी बेटी जो भी निर्णय लेगी वह पूरे दिल से उससे सहमत होगी और उसका समर्थन करेगी। हालांकि अगर वह नूह को चुनती है तो वह बहुत खुश होगी। क्या आप हमारे कीमिया गिल्ड के नेता को जानते हैं जिसे केल्विन ने चुना था? वैलेरिया ने पूछा, क्योंकि विक्टोरिया को कीमिया गिल्ड को जारी की गई हर चीज़ याद आने लगी थी। जब उन्होंने अपना खुद का कीमिया गिल्ड बनाया था तब वह एकांत में थी। प्रतिभा भर्ती से जुड़ी हर चीज़ का ध्यान केल्विन ने रखा था, और क्योंकि वह सक्षम था, मैक्सिम ने शायद ही कभी केल्विन को माइक्रो मैनेज किया हो। इसके अलावा वे कई राज्यों के साथ युद्ध में थे, इसलिए उनके पास केल्विन द्वारा लाई गई हर प्रतिभा तक पहुंचने का समय नहीं था। फिर भी विक्टोरिया ने केल्विन को अपने गिल्ड लीडर के रूप में 5 स्टार कीमियागर की भर्ती करने और कीमियागर गिल्ड को गिराने की योजना के बारे में बात करते हुए सुना। वह घोस्ट नाम से जाना जाता है। जाहिर है उसे भी तुम दोनों के साथ ही मेजरोंथ ने चुना था। जिस क्षण वैलेरिया ने यह कहा, उसके दिमाग में ब्लैक फॉरेस्ट में मिले युवा विक्टोरिया की छवियां कौंध गईं। वह वही है, विक्टोरिया ने अपनी सांसों में बुदबुदाया। विक्टोरिया को सब कुछ बिल्कुल सही लगा और उसकी सहज बुद्धि ने भी उसे यही बताया। आंटी, मुझे लगता है कि हम उससे पहले ही मिल चुके हैं, एडिथ ने आह भरी। विक्टोरिया की तरह ही उसने भी बिंदुओं को जोड़ा और अनुमान लगाया कि उसकी ट्रेन पड़ोसी और घोस्ट एक ही व्यक्ति हो सकते हैं। एडिथ ने बताना शुरू किया कि ब्लैक फॉरेस्ट में क्या हुआ और कैसे कीमिया छात्र ने योद्धाओं को बेरहमी से पीटा। यह उसके जैसा लगता है। टूर्नामेंट के दौरान ब्रेडिया की राजकुमारी और साथी प्रतियोगियों के साथ उसने जो किया, उसे जानने के बाद वैलेरिया एडिथ द्वारा बताई गई बातों से हैरान नहीं हुई। जहां तक उसका सवाल था, योद्धा छात्र भाग्यशाली थे कि वे एलोन के बजाय मेजरोंथ में उससे मिले, जहां घोस्ट ने उन्हें मवेशियों की तरह मार डाला होता। चूंकि तुम खुद को नहीं मिला, ये 2 ही विकल्प हैं जो तुम्हारे पास हैं प्रिय। मैं चुनूंगी। वैलेरिया ने विक्टोरिया को नूह को चुनने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन विक्टोरिया ने बीच में ही रोक दिया। ये समझने के लिए किसी प्रतिभा की ज़रूरत नहीं होगी कि वैलेरिया घोस्ट की तुलना में नूह को पसंद करती है और विक्टोरिया अपनी माँ को किताब की तरह पढ़ सकती है। पहले तो विक्टोरिया सिर्फ एडिथ की वजह से नूह के बजाय दूसरे को चुनना चाहती थी, लेकिन घोस्ट के बारे में सब कुछ सुनने के बाद उसे वाकई लगा कि शायद यही वो आदमी है जिसे वह अपना जीवनसाथी बनाना चाहती है। मैं घोस्ट से मिलूंगी। वैलेरिया अंदर से निराश थी, लेकिन फिर भी वह खुश थी कि कम से कम विक्टोरिया उससे मिलने के लिए राजी हो गई। जब मैं मेजरोंथ में अपनी पढ़ाई पूरी कर लूंगी और उम्मीद है कि मुझे आदिम ज्योति मिल जाएगी तो मैं उससे मिल सकती हूँ। माँ और बेटी दोनों ही इस मामले पर घोस्ट की राय पर विचार करने में विफल रहीं, ये जानते हुए भी कि उसने पहले ही राजकुमारी से शादी करने से इनकार कर दिया था। और पिछली बार जब किसी राजा ने अपनी बेटी की शादी उससे करने के बारे में सोचा तो उसने न केवल अपने राज्य का एक बड़ा हिस्सा खो दिया, बल्कि लगभग अपनी बेटी को भी खो दिया। इसके अलावा उन्हें इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि वह कभी उनका शिकार था। उन्होंने सचमुच उसे और उसके सभी प्रियजनों को मार डाला। मेजरोंथ का प्रशिक्षण मैदान वह था जहां ज्यादातर योद्धा घरों के छात्र अपनी जादू टोना और नज़दीकी युद्ध कौशल का प्रशिक्षण लेते थे। मैदान समतल, छोटे छोटे घास वाले क्षेत्र थे और हर्बल गार्डन के पास स्थित थे। इसे प्रशिक्षण मैदान के टॉवर और अखाड़े से देखा जा सकता था। प्रशिक्षण मैदान में छात्रों के लिए वास्तविक युद्ध का अनुकरण करने के लिए संवेदनशील प्राणियों के रूप में कार्य करने के लिए अनगिनत डमी बढ़ाए गए थे। प्रत्येक छात्र जो प्रशिक्षण लेना चाहता है, उसे प्रवेश द्वार पर स्थित काउंटर से एक सिल्वर कार्ड लेना पड़ता है।
केवल इस कार्ड के माध्यम से कोई छात्र कठिनाई को बदल सकता है और चुन सकता है कि उसे किस प्रकार का प्रशिक्षण चाहिए। छात्र कार्ड के साथ संबंध स्थापित करके कठिनाई को बदल सकते हैं या प्रशिक्षण चुन सकते हैं। प्रशिक्षण मैदान में एक विशाल अदृश्य सरणी थी जिससे छात्र साधना शक्ति का एक हिस्सा उपयोग कर सकते थे। इस समय प्रशिक्षण मैदान पर सभी छात्र एक तरफ खड़े थे और माइकल को सैकड़ों डमी को टुकड़े टुकड़े करके तोड़ते हुए देख रहे थे। वह अपने नज़दीकी युद्ध कौशल और तलवार कौशल को निखार रहा था। चूंकि वह सिस्टम को ऋण चुकाने और स्टोर से कुछ सामान खरीदने के लिए बहुत बढ़िया अंक चाहता था, इसलिए उसने छात्रों के सामने अभ्यास किया। छात्रों को उसके कौशल से जितना आश्चर्य हुआ, उससे कहीं ज्यादा उसके पन्ना हरे रंग के वस्त्र ने उन्हें चौंका दिया। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि एक कीमिया छात्र के पास ऐसे आश्चर्यजनक युद्ध कौशल हैं। दर्शकों में इलियट के करीबी दोस्त का एक साथी भी था। वह अपने नेता को उसके बारे में बताने के इरादे से माइकल को देख रहा था। माइकल के पास योद्धा छात्रों के साथ लड़ाई करने, उन्हें बुरी तरह हराने, बदमाश अंक अर्जित करने और 18 महीनों में मेजरों से बाहर निकलने की योजना थी। बाहर के विपरीत वे उसकी पहचान नहीं जानते थे, इसलिए उसे दुश्मन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। हालांकि उसकी योजना उसकी अपेक्षा से जल्दी काम करने लगी। अध्याय 464 लड़ाई शुरू करना। योद्धाओं का कॉमन रूम युद्ध कक्षा के नीचे 2 मंजिलों पर कालकोठरी में स्थित था। यह एक लंबा नीचा भूमिगत कमरा था जिसमें खुरदरी पत्थर की दीवारें और छत थी, जिसमें से गोल लाल रंग के लैंप जंजीरों पर लटके हुए थे जो कमरे में रोशनी को लाल और चांदी जैसा रंग दे रहे थे। उनके आगे एक विस्तृत नक्काशीदार मंटेलपीस के नीचे आग जल रही थी और नक्काशीदार कुर्सियों पर उसके चारों ओर कई आकृतियां सिलहुट में थीं। कॉमन रूम में बहुत सारे कम पीठ वाले काले और गहरे लाल बटन टफ्टेड चमड़े के सोफे, खोपड़ी और गहरे रंग की लकड़ी की अलमारियां थीं। लकड़ी की एक मेज पर कुछ खंजर और स्क्रॉल रखे हुए थे। दीवारों को टेपेस्ट्री से सजाया गया था जिसमें अब तक के प्रसिद्ध योद्धाओं के कारनामों को दर्शाया गया था। ये काफ़ी भव्य माहौल था, लेकिन काफ़ी ठंडा भी था। इस समय 5 छात्र कमरे के बीच में रखे सोफे पर बैठे थे और कुछ चर्चा कर रहे थे। सोफे पर बैठे 3 लोगों में से एक इलियट वॉटसन था, जो मेजरोथ का मुख्य प्रीफेक्ट था और वह व्यक्ति जिसने गया को नौकरी से निकलवाया था। वह अपने चांदी के कवच में नहीं था और भारी तलवार लिए हुए था। उसने एक लिनन काले रंग की पूरी आस्तीन वाली शर्ट, काली पतलून और चांदी के जूते पहने हुए थे। इलियट के विपरीत दिशा में एक जोड़े के सोफे पर इलियट के सबसे अच्छे दोस्त और प्रेमी डीकन सॉन्डर्स और बेथनी वाइट गले मिल रहे थे। डीकन ने अपने तराशे हुए मांसल ऊपरी शरीर और अपने काले लंबे बालों को दिखाया। उसकी सांवली त्वचा से उभरी हुई कठोर त्वचा और नसें उसके जैसे लोहारों में आम थीं। बेथनी वाइट के बाल आकर्षक लाल थे, चेहरा अंडाकार था और नीली आंखें चमक रही थीं। वह डीकन की मंगेतर थी और 4 स्टार रनमास्टर होने के साथ साथ ओज़ महाद्वीप में शक्तिशाली वाइट परिवार की उत्तराधिकारी भी थी। जब डेकोन और बेथनी गले मिलने और चुंबन करने में उलझे हुए थे, एक गोरी लड़की ढीली पोनीटेल में कमरे में सभी के लिए चाय बना रही थी। वह किसी को एलिसिया की याद दिलाती थी क्योंकि वह लड़की ठंडी, असहानुभूतिपूर्ण और बिल्कुल भी मिलनसार नहीं लग रही थी। कमरे में 5वां व्यक्ति डिएगो काटा था, एक गंदा बैंगनी बालों वाला युवक जिसने पतली काली चमड़े की पतलून और इंद्रधनुषी रंग की चमकदार जैकेट पहन रखी थी। 5 में से वह कमरे के कोने में खड़ा अकेला व्यक्ति था जो उन्हें देख रहा था और उसके चेहरे पर ईर्ष्या की झलक थी। उसकी आंखें विशेष रूप से बेथनी पर केंद्रित थीं जबकि उसके हाथ उसकी जांघों को रगड़ रहे थे। जब उसका एक सेवक कमरे में आया तो उसने जल्दी से अपना हाथ अपनी जांघों से हटा लिया। ओह! सेवक कमरे में हेड प्रीफेक्ट को देखकर हैरान रह गया। अरे इलियट! सेवक हकलाया। उसकी आंखें डिएगो को बेताब तरीके से खोज रही थीं जब तक कि वे डिएगो पर नहीं आ गईं। बॉस, आपको देखना होगा कि ट्रेनिंग ग्राउंड में क्या चल रहा है। मिनियन ने अपनी आवाज़ कम करने की कोशिश की लेकिन सभी ने उसे सुना। क्या? डिएगो ने अपनी आंखें घुमाईं। वह अपने मिनियन के असामयिक प्रवेश से काफ़ी परेशान था। एक कीमियागर डमी को तोड़कर दिखावा कर रहा है। तो डिएगो ने एक बार फिर अपनी आंखें घुमाईं। डमी को सबसे कठिन कठिनाई में रखा गया था। जैसे ही मिनियन ने यह कहा, सभी ने अपनी निगाहें उसकी ओर घुमाईं। डीकन और बेथनी ने चुंबन करना बंद कर दिया, एरिका ने चाय बनाना बंद कर दिया और इलियट ने अपने चश्मे को ठीक किया। क्या तुम अभी मेरे साथ मजाक कर रहे हो? डिएगो ने पागल कुत्ते की तरह अपने दांत काटे जिससे मिनियन एक कदम पीछे हट गया। बिल्कुल नहीं, वह अभी भी ऐसा कर रहा है। क्या मैंने आपको सही सुना? क्या वह उन डमी को नष्ट कर रहा है जिन्हें सबसे कठिन कठिनाई में रखा गया था, या वह डमी द्वारा अपनी गांड मरवा रहा है? मिनियन ने भौहें सिकोड़ीं। वह डिएगो और उसके रवैये से तंग आ चुका था। केवल इसलिए कि इलियट के दोस्त का दोस्त होने से मेजरोथ में कुछ फायदे थे, उसने डिएगो की बकवास करना बहुत पहले ही बंद कर दिया होता। हाँ बेवकूफ़, मादरचोद वही है जो गांड मार रहा है। मिनियन ये शब्द बोलना चाहता था। वह डमी को नष्ट कर रहा है। जब तक मैं वहां था उसे डमी से एक कट भी नहीं मिला। दुर्भाग्य से वह केवल ये शब्द ही बोल पाया।
ये वाकई आश्चर्यजनक है, डीकन ने मोटी आवाज में कहा। बकवास, डिएगो ने फटकार लगाए। आखिरी बार कब किसी ने सबसे कठिनाई वाले डमी आजमाए और बिना किसी नुकसान के वहां से निकल गए? खास तौर पर नीच कीमियागर जो जंगली सुअर से भी नहीं लड़ सकते। डिएगो ने मिनियन के कॉलर पकड़ लिए। वे हमसे कमतर नहीं है डिएगो। इलियट की गहरी आवाज ने डिएगो को मिनियन के कॉलर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अगर कुछ भी हो तो वे हमसे बेहतर हैं। इलियट खड़ा हुआ, मिनियन के पास गया और अपने लबादे चीक किए। प्रशिक्षण के साथ एक कीमियागर या एक रनमास्टर या एक लोहार एक भयानक योद्धा बन सकता है। प्रत्येक शब्द उसके मुंह से यह शब्द साफ निकला और ऐसा लगा जैसे कोई घंटी जोर से बज रही हो। यहाँ डीकन की तरह। इलियट ने डीकन की तरफ देखा और आगे कहा, लेकिन अगर इतिहास ने हमें कुछ सिखाया है तो योद्धा घर का एक भी छात्र रून महारत, कीमिया या स्मिथिंग में माहिर नहीं है। जब वह बात कर रहा था तो वह एरिका के पास गया और चाय का प्याला लिया। योद्धा बनने के लिए एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। सम्मान अर्जित किया जाता है इलियट, मांगा नहीं जाता। डिएगो ने एक बार फिर फटकार लगाए। इलियट ने उसकी तीखी टिप्पणी पर बस मुस्कुराया। हाँ, सम्मान अर्जित किया जाता है, लेकिन सम्मान पाने के लिए आपको सम्मान देना होगा। डिएगो ने अपने दांत पीस लिए। हम इस बारे में बात क्यों कर रहे हैं? क्या होगा अगर कोई कीमियागर डमी को पीट रहा है? डीकन ने ऐसा किया, इलियट ने ऐसा किया और भगवान के लिए तुमने ऐसा कई बार किया। बेथनी ने हमेशा की तरह स्थिति को शांत करने की कोशिश की। वे सभी जानते थे कि डिएगो इलियट से ईर्ष्या करता था और उसके सख्त सिद्धांतों के लिए उससे नफरत करता था। अगर कोई और होता तो वे डिएगो को कचरे के टुकड़े की तरह फेंक देते, लेकिन इलियट को नहीं। उसने हमेशा डिएगो को बेहतर सिखाने की कोशिश की, चाहे डिएगो ने उसे कितनी भी बार विफल किया हो। मुझे और एक नीच कीमियागर कुत्ते को एक ही स्तर पर मत रखो। डिएगो ने बेथनी पर अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए हंसी उड़ाई। डीकन को बेथनी से बात करने का तरीका पसंद नहीं आया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, एरिका ने बीच में ही बोल दिया, तुम ज़रूरत से ज़्यादा प्रतिक्रिया कर रहे हो डिएगो। उसके शब्द जलती हुई आग में ईंधन डालने जैसे थे। और तुम? एरिका की ठंडी नज़र मिनियन पर पड़ी। वह उसकी तीखी नज़र को देखकर कांप उठा। यहाँ से चले जाओ, तुमने बहुत कुछ कर लिया है। मिनियन तुरंत कमरे से भाग गया। क्या हम वापस वही कर सकते हैं जो हम थे? क्या कर रही हो बेबी? डीकन ने उसकी गर्दन चूमते हुए कहा। जिस लड़की से वह प्यार करता है उसे अपने सामने उस लड़के के साथ लिपटते और चूमते हुए देखकर जिससे वह सबसे ज्यादा नफरत करता है, डिएगो का रक्तचाप आसमान छूने लगा। जब से डीकन और बेथनी की सगाई हुई है, डिएगो अपना आपा खो बैठा है। इलियट को पता था कि डिएगो बचपन से ही बेथनी से प्यार करता था। हालांकि बेथनी ने डीकन को चुना और डिएगो ने इलियट से उनकी सगाई तोड़ने के लिए कहा, लेकिन इलियट ने मना कर दिया। इलियट ने न केवल डिएगो की मदद करने से इनकार कर दिया, बल्कि उसे आगे बढ़ने के लिए भी कहा। मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि तुम ओवररिएक्ट करते हो। डिएगो कमरे से बाहर निकलने से पहले गुर्राया। डिएगो के लिए जो बेथनी का ध्यान आकर्षित करना चाहता था, गुस्सा ही एकमात्र ऐसी चीज थी जिससे उसे बेथनी का ध्यान आकर्षित होता था। इसलिए वह स्वेच्छा से साथी छात्रों के साथ झगड़ता था। इलियट का सभी सदनों के छात्रों द्वारा व्यापक रूप से सम्मान किया जाता था और केवल इसलिए कि डिएगो उसका दोस्त था। कई लोगों ने उसके व्यवहार के बारे में हेडमिस्ट्रेस कायला से शिकायत नहीं की। जब उसका दोस्त गुस्से में कमरे से बाहर चला गया तो बेथनी चुंबन जारी रखने में असमर्थ थी। वह उसके पीछे चलने के लिए खड़ी हो गई और डीकन भी उसके पीछे चला गया। जब वे तीनों इलियट और एरिका को पीछे छोड़कर कमरे से बाहर चले गए तो वह उसके पास आए। तुम कब तक उसके साथ रहोगे इलियट? एरिका ने इलियट के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। जब तक वह अपने तौर तरीकों में गलतियां नहीं देख लेता। उसने अपनी वर्दी पहनने के लिए अपने कमरे की ओर चलते हुए कहा। मुझे नहीं लगता कि यह समय जल्दी है, उसने ठंडे चेहरे के साथ कहा। प्यार एक शक्तिशाली शक्ति है एरिका। ये किसी के स्वयं के सर्वश्रेष्ठ या सबसे बुरे संस्करण को सामने ला सकता है। डिएगो के मामले में ये बाद वाला है। ओह बॉय, तुम इस काम में वाकई बहुत अच्छे हो। माइकल एक डमी की भुजाएं फाड़ रहा था जब उसने देखा कि गिलरिन उसके बगल में आकाश से उतर रही है। माइकल ने बड़े आदमी का अभिवादन करने के लिए कुछ क्षण के लिए प्रशिक्षण रोक दिया। वे बहुत कमज़ोर हैं, माइकल ने शांति से कहा और अपने पों पर लगे खून को अपने लबादे पर रगड़ा। गिलरिन स्तब्ध थी। किसी तरह माइकल के शब्द शेखी बघारने जैसे नहीं लग रहे थे। आखिरकार गिलरिन पास में ज़मीन पर पड़े डमी के पहाड़ को देख सकती थी। तुमने प्रशिक्षण पूरा कर लिया। अभी के लिए मैं किसी का इंतज़ार कर रही हूँ। गिलरिन ने उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान देखी। उसने चारों ओर देखा कि केवल छात्र ही उसे देखकर हैरान थे। बड़े आदमी ने देखा कि कई लड़कियां उसे घूर रही थीं, लाल चेहरे। वह समझ सकता था कि वे अपने मन में उसके कपड़े उतार रहे थे। यहाँ तक कि एल्विन लड़कियां भी उससे अपनी आंखें नहीं हटा पा रही थीं। ताकत, शक्ति और कौशल नस्लीय चीज़ों से बढ़कर थे।
माइकल के प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद भी छात्रों ने प्रशिक्षण फिर से शुरू नहीं किया। कम से कम उन्हें लगा कि उसने प्रशिक्षण समाप्त कर लिया है। जब उन्हें लगा कि शो खत्म हो गया है तो उन्होंने डिएगो को प्रशिक्षण मैदान में आते देखा और अपने रास्ते में खड़े छात्रों को जमीन पर धकेल दिया। यहाँ मुसीबत आ रही है, गिलरिन, जो डिएगो के व्यवहार से परिचित थी, ने अपनी सांस के नीचे बुदबुदाया। आखिरकार माइकल अंदर से खुश था। गया ने उसे जो जानकारी दी थी वह उसकी उम्मीद के मुताबिक काम आई। एलियट का उपद्रवी दोस्त आखिरकार उससे लड़ाई करने आया था। कभी कभी उसे खुद पर आश्चर्य होता था जब वह इन लोगों को इतनी आसानी से नियंत्रित कर सकता था। उसे डिएगो जैसे डरपोक युवा मास्टर्स के साथ लड़ाई से नफरत थी। फिर भी बदमाश अंकों की जरूरत ने उसे उनके साथ लड़ाई करने के लिए प्रेरित किया। माइकल की अंधेरे की आंखों ने उसे डिएगो के साधना स्तर को देखने में सक्षम बनाया। सच कहूं तो माइकल को उसके कोर स्ट्रेंथनिंग स्टेज 1 की साधना देखकर निराशा हुई। इसलिए भले ही डिएगो को आर्क एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़े, माइकल बिना पसीना बहाए उसके साथ फर्श साफ कर सकता था। इसके अलावा उसके बैंगनी बाल और चमचमाती जैकेट ने माइकल को लगभग हंसने पर मजबूर कर दिया। डिएगो एक जोकर जैसा दिखता था और एक जोकर को उसकी आंखों में जानलेवा इरादे से देखते हुए देखना बहुत मज़ेदार था। क्या तुम यहाँ से निकलकर एक मग शराब पीना चाहते हो? गिलरिन ने माइकल से पूछा। अपना प्रशिक्षण ग्राउंड कार्ड सौंप दो, डिएगो ने माइकल को आदेश दिया। छात्र तुरंत उत्साहित हो गए। वे तनाव को महसूस कर सकते थे और माइकल को डमी के बजाय एक योद्धा के साथ लड़ते हुए देखना चाहते थे। इस तरह वे ये निर्धारित कर सकते थे कि उसके पास असली युद्ध कौशल है या नहीं। अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ है, अपने काउंटर पर वापस जाओ। माइकल ने डिएगो को न जानने का नाटक किया और उसके साथ नौकर की तरह व्यवहार किया। माइकल को उसे एक पिल्ले की तरह भगाते देख गिलरिन लगभग थूकने लगी। डिएगो का गुस्सा उसके अंदर ही फूट पड़ा। जैसे ही माइकल ने डिएगो की तरफ पीठ की, वह गुर्राया। क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूं? माइकल ने उसे अनदेखा किया जैसे कि उसने डिएगो को सुना ही न हो। वह जानबूझकर मनोरंजन के लिए डिएगो को नाराज कर रहा था। मैं तुमसे बात कर रहा हूं बेवकूफ। डिएगो दोनों के बीच की खाई को पाते हुए उसके पास चला गया। क्यों न हम सब एक गहरी सांस लें हो? गिलरिन ने स्थिति को शांत करने की कोशिश की, हालांकि वह बता सकता था कि डिएगो के साथ कोई तर्क नहीं है। अध्याय 465 अचानक द्वंद्व। अचानक द्वंद्व। जो लोग बचपन से ही मेजरोथ में पढ़ रहे थे, उन्हें डिएगो के व्यवहार में आए नवीनतम बदलाव के बारे में पता था और उन्हें परेशानी की उम्मीद थी। लेकिन जो नहीं जानते थे, वे उत्सुकता से ये देखने के लिए दृश्य को देखते रहे कि आगे क्या होने वाला है। डिएगो को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक नौसिखिया उसे पूरी तरह से अनदेखा कर रहा था। बहुत बड़ा अपमान। छात्रों के बीच द्वंद्व नहीं करने के नियम ने डिएगो को किमियागर पर अपना गुस्सा निकालने से रोक दिया। उसके कानों तक पहुंचने वाली हंसी और ठहाके उसके गुस्से की आग को और भड़का रहे थे। एक बार फिर डिएगो ने माइकल पर अपने दांत पीसते हुए कहा, मैं तुम्हें द्वंद्व के लिए चुनौती देता हूं। डिएगो ने माइकल की ओर इशारा करते हुए कहा। फिर भी डिएगो की चुनौती माइकल का पूरा ध्यान आकर्षित करने में असमर्थ थी। सभी छात्रों के साथ साथ उसके क्रश के सामने अनदेखा किया जाना डिएगो को अच्छा नहीं लगा। अगर यह नियम नहीं होता तो डिएगो पहले ही जादू कर चुका होता और लड़ाई शुरू कर चुका होता। उसकी आंखें और गाल फड़कने लगे और अंदर ही अंदर गुस्सा उबल रहा था। दूसरी ओर माइकल ने प्रशिक्षण फिर से शुरू कर दिया क्योंकि उसके सामने लड़ने के लिए कई डमी आ गए। किसी और के साथ खेलो। माइकल ने डिएगो से ऐसे बात की जैसे वह किसी बच्चे से बात कर रहा हो। साथ ही वह डिएगो से थोड़ा परेशान लग रहा था, जिससे कुछ हंसी भी आई। अच्छा, कम से कम अब मुझे पता है कि तुम्हारे दयनीय कौशल डमी तक ही सीमित हैं। डमी। डिएगो ने जमीन पर थूक की एक गोली दागते हुए हंसी उड़ाई। उसका मतलब दुश्मनी के संकेत के रूप में था। फिर भी माइकल बेपरवाह रहा। डिएगो का गुस्सा आसमान से ऊपर उठ रहा था। जब माइकल और डिएगो के बीच तनाव धीरे धीरे बढ़ रहा था, तब युद्ध प्रोफेसर स्टीन में प्रकट हुई। वह शालीनता से आसमान से उतरी। यहाँ क्या हो रहा है? गया ने माइकल और डिएगो की तरफ देखते हुए पूछा। जब उसकी तीखी नज़र डिएगो पर पड़ी तो उसकी भौहें गहरी हो गईं। छात्र उसके सामने अकड़ गए। हालांकि डिएगो अपना दिमाग खोने के कगार पर था, फिर भी वह इतना पागल नहीं था कि एक प्रोफेसर को वह सम्मान न दे जो उसे मिलना चाहिए। प्रोफेसर स्टीनमेयर। गिलरिन ने भी आराम से खड़े होने की मुद्रा अपनाई, जैसे कि वह एक सैनिक हो और वह उसकी सेनापति हो। प्रोफेसर, मैं उसे द्वंद्वयुद्ध के लिए चुनौती देना चाहता हूँ, डिएगो ने दांत पीसते हुए कहा। गया को सचमुच उसके दांत आपस में टकराते हुए सुनाई दे रहे थे। वह योजना के अनुसार बस हाँ कह सकती थी, लेकिन वह एक पल के लिए डमी के ढेर को देखने के लिए मुड़ी। मुझे लगता है कि तुमने ये किया है, उसने माइकल से पूछा, न जानने का नाटक करते हुए। माइकल ने एक सरल सिर हिलाकर जवाब दिया, जैसे ही उसने अपनी नज़र डिएगो की ओर घुमाई। मुझे स्पष्ट करने दो, क्या तुम एक अल्केमिस्ट के साथ द्वंद्व युद्ध करना चाहते हो?
छात्र उसकी आवाज़ में मनोरंजन सुन सकते थे। अगर वह मुर्गे नहीं है, डिएगो ने गुर्राते हुए कहा। उसे अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा था, वह आखिरकार एक विलक्षण व्यक्ति था जिसने अभी तक कोई द्वंद्वयुद्ध नहीं हारा है। कट्टर ऊर्जा के साथ या बिना, वह जीतेगा, कम से कम उसने ऐसा सोचा था। डिएगो की बात सुनकर वह लगभग हंस पड़ी। उसने माइकल को सरपेंट मेगा में प्रशिक्षित किया, जो दुनिया की सबसे घातक युद्ध शैलियों में से एक है, और हाल ही में उसे उससे निपटने में मुश्किल हो रही थी। वह शायद ही कभी उस पर मुक्का या लात मार पाती। फिर भी जोकर जैसा दिखने वाला बच्चा माइकल से द्वंद्वयुद्ध के लिए पूछ रहा था, जबकि उसे उसके कौशल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मज़ेदार बात यह थी कि डिएगो के पास पीछे हटने का मौका था, क्योंकि उसने देखा कि उसने सबसे कठिनाई वाले डमी के साथ क्या किया, जो एक युद्ध कठोर कोर स्ट्रेंथनिंग स्टेज योद्धा को उनके पैसे का पूरा लाभ दे सकता था। मैं एक शर्त पर इसकी अनुमति दूंगा। गया ने अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे करके डिएगो की ओर शालीनता से कदम बढ़ाया। कोई मंत्र नहीं, कोई रूनिक हथियार नहीं, डिएगो ने अपना आत्मविश्वास दिखाते हुए कहा। यह उचित नहीं है, माइकल ने शांति से कहा। छात्रों ने जल्दी से अनुमान लगाना शुरू कर दिया और अनुमान लगाया कि वह पीछे हटने की कोशिश कर रहा था। उसे काया और दिखावा करने वाला कहना इस तथ्य को स्वीकार करने से आसान था कि युद्ध कौशल के मामले में एक कीमियागर उनसे बेहतर था। मत कहो कि तुम्हें डर लग रहा है, डिएगो ने एक खतरनाक मुस्कान के साथ कहा, जिस पर माइकल ने उसे एक बार फिर चौंका दिया। यह आपके लिए उचित नहीं है। तुम्हारे पास मुझे पसीना बहाने का एक छोटा सा मौका होता। उसके शब्दों में अहंकार, प्रभुत्व और आत्मविश्वास था। ज्यादातर छात्रों के लिए वह बेहद अहंकारी लग रहा था, लेकिन गिलरिन के लिए कुछ ने उसे बताया कि उसके पास अपने शब्दों का समर्थन करने के साधन हैं। बेशक गिलरिन के पूरे जीवन में उसने कभी किसी अल्केमिस्ट को योद्धा छात्र से लड़ते और जीतते नहीं देखा था। फिर भी गिलरिन का मानना था कि जीवन आश्चर्यों से भरा है। क्षेत्र खाली करो। उसकी आवाज़ पूरे प्रशिक्षण मैदान में गड़गड़ाहट की तरह गूंजी। कुछ पलों के लिए छात्र उसे हैरान चेहरों से देखते रहे। उनमें से किसी ने भी नहीं सोचा था कि द्वंद्व वहीं और वहीं हो जाएगा। छात्रों को शुरू में जहां वे खड़े थे वहां से पीछे हटने में बस कुछ ही मिनट लगे। जल्द ही छात्रों ने एक घेरा बनाया और गिलरिन, माइकल, गया और डिएगो घेरे में ही रहे। अचानक द्वंद्व देखने के उत्साह में छात्र एलियट, बेथनी, डीकन और एरिका को अपने साथ शामिल होते हुए नहीं देख पाए। वे आखिरकार खड़े हो गए क्योंकि वे किसी को आकर्षित नहीं करना चाहते थे उन पर ध्यान दें। इसके अलावा एलियट को छोड़कर बाकी लोग अल्केमिस्ट पर विश्वास नहीं कर सकते थे। एलियट ने माइकल की आंखों में देखा और एक युद्ध कठोर योद्धा को देखा। चुनौती का सामना करते हुए उसके चेहरे पर कोई उत्तेजना या बेचैनी नहीं दिखी। वह शांत, संयमित और केंद्रित था, जिसकी डिएगो में कमी थी। मुझे उम्मीद है कि फैशन की तुलना में युद्ध में आपके पास बेहतर कौशल है। गया के शब्दों को सुनकर कुछ छात्र अपनी हंसी नहीं रोक पाए। वे बस हंस पड़े, जिससे डिएगो के गुस्से की ज्वाला और भड़क गई। वह द्वंद्वयुद्ध की देखरेख करने के लिए आकाश में चढ़ गई, जैसा कि एक प्रोफेसर को करना चाहिए। गिलरिन भी हवा में उसके साथ शामिल हो गई जब डिएगो ने अपनी चमचमाती जैकेट उतारी और उसे जमीन पर फेंक दिया। विपरीत दिशा में खड़े होकर माइकल ने कुछ नहीं किया। उसने आस्तीन भी नहीं चढ़ाई, बल्कि डिएगो के कदम उठाने का इंतजार किया। मेरे पास पूरा दिन नहीं है, माइकल ने शांति से ये शब्द कहे और आखिरकार डिएगो को उस पर झपटने पर मजबूर कर दिया। डिएगो जितना करीब आता गया, सभी उतने ही उत्साहित होते गए। कई छात्रों को ये हलचल देखने के लिए प्रशिक्षण मैदान में जल्दी जल्दी प्रवेश करते देखा जा सकता था, लेकिन उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि वे एक कीमियागर और योद्धा के बीच द्वंद्व देखेंगे। माइकल के हरे रंग के वस्त्र देखकर नए लोगों ने तुरंत उसे हारे हुए के रूप में मान लिया। यहाँ तक कि अल्केमिस्ट ने भी उसे एक योद्धा को चुनौती देने के लिए कोसा। अकिलिन क्षेत्र के बाहर अल्केमिस्टों ने प्रसिद्धि, धन और स्टारडम का आनंद लिया। हालांकि मेजरोथ में उन्हें निम्न श्रेणी का माना जाता था। इसका एक कारण ये था कि अल्केमी के छात्र 200 सालों तक सभी को प्रभावित करने के लिए नई औषधि और गोलियां बनाने में विफल रहे, जबकि अन्य छात्रों ने नए युद्ध कौशल, रून और जाली शक्तिशाली हथियारों का आविष्कार किया। एक कारण ये भी था कि अन्य छात्रों की तुलना में अल्केमी हाउस में अधिक घटिया प्रतिभाएं थीं। वे बाहर भले ही विलक्षण हों, लेकिन यहाँ उन्हें घटिया माना जाता था। प्रोफेसर लेन के ठंडे व्यवहार और निरंतर उपहास के साथ अल्केमी हाउस ने बहुत पहले ही अपना पूर्व गौरव खो दिया था। जब डिएगो माइकल से बस एक हाथ की दूरी पर था तो उसने माइकल पर अपनी मुट्ठी मारी। डिएगो की नज़र के बावजूद उसका मुक्का बहुत तेज था और जबड़े की हड्डी को उखाड़ने के लिए पर्याप्त बल था। जैसे ही मुक्का उसके चेहरे से कुछ इंच दूर था, माइकल ने आसानी से मुक्का बचा लिया। डिएगो उसकी गति से हैरान था, फिर भी उसने जल्दी से माइकल की हिम्मत पर निशाना साधते हुए मुक्का मारा। ये बार भी पिछले बार से अलग नहीं था, क्योंकि माइकल ने आराम से और बहुत आसानी से सिर्फ एक कदम बगल की ओर करके मुक्का बचा लिया। डिएगो की पीली त्वचा से नसें उभर रही थीं। वह बहुत गुस्से में था।
हालांकि माइकल अंदर से मुस्कुरा रहा था, खुद को बदमाश बिंदुओं में नहला रहा था। उसके सिर में लगातार बजने वाली सूचनाओं की आवाज़ उसके लिए उत्साहजनक थी। डिकॉन, बेथनी और एरिका, जिन्होंने डिएगो को पहले लड़ते हुए देखा था, माइकल के प्रतिबिंब और गति से पूरी तरह से अचंभित थे। उन्होंने डिएगो से व्यक्तिगत रूप से लड़ाई नहीं की थी, लेकिन उन्होंने इलियट और डिएगो को एक साथ प्रशिक्षण लेते देखा था। अपने प्रशिक्षण में डिएगो लगभग इलियट के साथ आमने सामने की लड़ाई करता था। उनकी लड़ाई हमेशा बराबरी पर समाप्त होने से पहले घंटों तक चलती थी। तीनों को अच्छी तरह पता था कि इलियट द्वंद्वयुद्ध में पीछे रह जाएगा, इसलिए डिएगो उसे जीतने के लिए और अधिक कठिन प्रशिक्षण लेगा। इस बीच डिएगो की हरकतें इतनी तेज होती गईं कि कई छात्रों को यह विश्वास करना मुश्किल हो गया कि वे आग ऊर्जा का उपयोग किए बिना लड़ रहे थे। डिएगो द्वारा उस पर फेंका गया हर मुक्का और लात सटीक, घातक और शानदार था, जिससे ये तथ्य सामने आया कि डिएगो को एक शक्तिशाली घातक नज़दीकी युद्ध तकनीक सिखाई गई थी। अगर डिएगो किसी और से लड़ता तो वह आसानी से जीत जाता। उसकी बदकिस्मती ये थी कि उसकी मुलाकात माइकल से हुई, जो सरपेंट मेगा में 98% महारत हासिल कर चुका था। सरपेंट मेगा का सामान्य संस्करण इतना घातक था कि इसे सबसे घातक नज़दीकी युद्ध तकनीकों में से एक माना जाता था। माइकल द्वारा तकनीक में किए गए बदलावों के बाद ये दुनिया की किसी भी तकनीक से कहीं ज़्यादा घातक बन गई। इस वजह से डिएगो चाहे कितनी भी तेज़ी से आगे बढ़े, माइकल बिना पसीना बहाए चकमा दे जाता था। माइकल के लिए ये लगभग एक धीमी गति वाली फिल्म देखने जैसा था। वह डिएगो की चालों का अनुमान लगा सकता था इससे पहले कि वह उन्हें बना सके। लड़ाई ने उसे कुछ ही मिनटों में लगभग 30,000 बदमाश अंक दिला दिए। चून की बदमाशों की बारिश ने उसे अंकों से भर दिया था, इसलिए उसने अपनी कमाई को अधिकतम करने के लिए लड़ाई को कुछ और मिनट तक खींचने का फैसला किया। आर्घ, डिएगो ने गुर्राहट के साथ कहा, क्योंकि उसे इस तथ्य से अधिक परेशानी महसूस हो रही थी कि उसने अभी तक उस पर एक भी वार नहीं किया है। लगभग सभी छात्र अपने मुंह खोलकर लड़ाई को देख रहे थे। वे माइकल को देखकर पूरी तरह से दंग रह गए। ठीक उसी क्षण एडिथ और विक्टोरिया द्वंद्व देखने के लिए प्रशिक्षण मैदान में पहुंच गए। तुम सही हो, ये वही है। जिस क्षण एडिथ ने माइकल को देखा, वह आश्चर्यचकित हो गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि विक्टोरिया ने उसे यह बताकर सही किया था कि यह घोस्ट था, जो कि अल्केमिस्ट था जिसने एक योद्धा को नाराज कर दिया था। विक्टोरिया और एडिथ भीड़ के बीच से निकलकर आगे की ओर पहुंची ताकि वे लड़ाई का बेहतर नज़ारा देख सकें। अगर यह सबसे अच्छा है जो आप कर सकते हैं, तो शायद आप गलत घर में हैं, डिएगो के मुखों से बचते हुए माइकल ने ये शब्द कहे। वे जोरदार नहीं थे, लेकिन हर एक छात्र के कानों तक पहुंचने के लिए पर्याप्त जोरदार थे। साले की जान! डिएगो उन शब्दों को सुनकर भड़क गया। बेथनी लड़ाई देख रही थी और उसके सामने एक अल्केमिस्ट द्वारा उसके साथ खेले जाने के विचार ने सीधे उसके अहंकार और गर्व को छलनी कर दिया। दुर्भाग्य से वह ये समझने में विफल रहा कि माइकल अभी शुरुआत कर रहा था। अध्याय 466 फिर से छात्र बनना। 15 मिनट तक द्वंद्व चलता रहा, लेकिन दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे पर वार नहीं किया। जैसे जैसे मिनट बीतते गए, डिएगो धीरे धीरे अपनी सहनशक्ति खोने लगा और उसकी सांसें फूलने लगीं। उसके चेहरे और चालों पर थकान साफ झलक रही थी। उसकी लड़ाई की तकनीक और भी अस्त व्यस्त और कम बारीक होती गई। ये तार्किक था, कोई भी लड़ाकू जो अपने प्रतिद्वंद्वी को नहीं छू सकता था, वह अपना दिमाग खो देगा और कुछ हद तक जंगली लड़ाकू बन जाएगा। आखिरकार माइकल को मुक्कों और लातों से बचने से ऊब होने लगी। उसने देखा कि उसके अंक कम हो रहे हैं, इसलिए उसने लड़ाई को और भी मज़ेदार बनाने का फैसला किया। क्या तुम सच में किमियागरों के बारे में कम सोचते हो? डिएगो के एक और मुक्के से बचते हुए माइकल ने डिएगो से पूछा। उसने मुक्कों से बचना बहुत आसान बना दिया। जब तुम्हारा जबड़ा उखड़ जाता है, ये शब्द सभी के कानों तक पहुंचने के एक मिलीसेकंड बाद उन्होंने देखा कि माइकल ने डिएगो की मुट्ठी पकड़ ली। डिएगो ने जल्दी से अपने दूसरे हाथ का इस्तेमाल किया और माइकल को मुक्का मारने की कोशिश की, लेकिन एक बार फिर से माइकल ने उसे पकड़ लिया। धमाका! डिएगो की दोनों मुट्ठियां पकड़कर माइकल ने उसके सिर पर इतनी जोर से वार किया कि उसका जबड़ा उखड़ गया। जबड़े की हड्डी से चटकने की आवाज़ आई। पसलियां टूट गई हैं। माइकल ने डिएगो को दर्द में चीखने का मौका दिए बिना ही उसे अपने करीब खींच लिया। सिर पर वार करने के बाद माइकल ने डिएगो की पसलियों पर अपना घुटना मारा। डिएगो ने गुर्राहट के साथ तुरंत काला खून खांसते हुए कहा। नाक टूट गई है। माइकल ने डिएगो की नाक पर अपना घुटना मारने से पहले उसे नीचे झुकाया। डिएगो के चेहरे से चटकने की आवाज़ निकली। आउच! गिलरिन अपनी भौहें ऊपर उठाए बिना नहीं रह सका। इस समय डिएगो का शरीर लगभग हार मान चुका था। उसकी पसलियां टूट चुकी थीं, उसका जबड़ा उखड़ चुका था और उसकी टूटी नाक से खून बह रहा था। डिएगो की दृष्टि धुंधली हो गई थी। उसे अपने पैरों पर खड़े होने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। उसका शरीर और दिमाग उसे हार मानने के लिए चिल्ला रहा था और उसे हार मानने से रोकने वाली एकमात्र चीज़ बेथनी थी, जो द्वंद्व को भयभीत होकर देख रही थी।
यहाँ तक कि डीकन, जिसके पास डिएगो के बारे में कहने के लिए कुछ भी अच्छा नहीं था, को भी उस पर दया आ गई। कुछ छात्रों को लगा कि द्वंद्व काफ़ी आगे बढ़ गया है और वे चाहते थे कि प्रोफेसर हस्तक्षेप करें, लेकिन प्रोफेसर स्टीनमेयर को कुकीज़ के साथ क्रूर लड़ाई का आनंद लेते हुए देखा। तुम्हें कुछ चाहिए? गया ने गिलरिन की ओर देखते हुए पूछा। सामान्य परिस्थितियों में गिलरिन स्वादिष्ट मक्खन वाली कुकीज़ अपने हाथ में ले लेती। ये देखते हुए कि ऐसा नहीं था और द्वंद्व को समाप्त करने के बजाय एक प्रोफेसर को इतना शांत व्यवहार करते देखकर उसे झटका लगा। उसे भूख नहीं लगी। वास्तव में उसने उस शराब की भी भूख खो दी जिसे वह बाद में पीना चाहता था। प्रोफेसर, क्या आपको द्वंद्व युद्ध नहीं रोकना चाहिए? गिलरिन ने विनम्रतापूर्वक पूछा। गंभीर आघात से पीड़ित छात्रों ने देखा कि माइकल ने आखिरकार डिएगो को छोड़ दिया और सोचा कि वह आगे क्या करने जा रहा है। उसने जो कुछ कहा उसे सुनने के बाद उनके मन में कुछ विचार आने लगे। इस समय डिएगो भारी सांस ले रहा था, खून बह रहा था। एक ही 540 किक। डिएगो की रोशनी को खत्म करने के लिए बस इतना ही काफी था। किक शानदार, तेज और शक्तिशाली थी। किक ने डिएगो को सचमुच कुछ मीटर तक उड़ा दिया, इससे पहले कि वह जमीन पर गिर पड़े। आपको एक कीमियागर और एक उपचार औषधि की आवश्यकता होगी। उसकी आवाज़ बिल्कुल साफ थी। ये हर उस छात्र के लिए एक कथन था जो कीमिया और कीमियागरों के बारे में कम सोचता था। भले ही माइकल ने हर एक विशेषज्ञता में विशेषज्ञता हासिल करने की योजना बनाई थी, लेकिन उसके दिल में कीमिया के लिए एक विशेष स्थान था। आखिरकार कीमिया उसकी पहली विशेषज्ञता थी और पहली चीज़ें हमेशा लोगों के दिलों में एक विशेष स्थान रखती हैं। सब कुछ कहने और करने के बाद माइकल ने अपनी कॉलर डिएगो जैसे गुंडे के साथ द्वंद्व युद्ध शायद शर्मनाक हो, फिर भी इसने उसे सिस्टम के कर्ज को चुकाने के लिए पर्याप्त अंक दिलाए। अब मैं द्वंद्व युद्ध रोक सकती हूँ, आखिरी कुकी को अपने मुंह में रखते हुए उसने गिलरिन को सूचित किया। फिर वह धीरे धीरे डिएगो के पास उतरी। बेथनी सामने खड़ी थी और गया के युद्ध समाप्त होने का इंतजार कर रही थी। दयनीय, गया ने डिएगो के बेहोश शरीर को देखकर निराश होकर अपना सिर हिलाया। वास्तविकता ऐसी ही दिखती है छात्रों, सिवाय इसके कि वह भी मर चुका होता। युद्ध समाप्त करने से पहले उसने अपने आसपास के छात्रों से बात की। आप सभी योद्धा होने पर बहुत गर्व करते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, वहाँ वास्तविक दुनिया में आप बस एक और युवा मास्टर और युवा मिस हैं। यदि आप अपने जीवन को महत्व देते हैं तो मैं आपको सलाह दूंगी कि आप किसी भी वास्तविक योद्धा को नाराज न करें। उसने बाकी लोगों को शर्मिंदा करने के लिए वास्तविक योद्धा शब्द पर जोर दिया। ईमानदारी से कहूं तो छात्र फटकार नहीं लगा सकते थे। बहुतों को पता था कि अगर वे डिएगो के खिलाफ जाते तो वे आर्क एनर्जी के साथ या उसके बिना लड़ाई हार जाते। उसके शब्दों ने उनके गर्व और अहंकार में दरार पैदा कर दी। वह जीतता है, गया ने बस माइकल की ओर इशारा किया और कहा। फिर उसने डिएगो को अपने पैर के अंगूठे से धक्का दिया और उसे दूर ले जाओ। जैसे ही गया ने यह कहा, बेथनी डिएगो के पास गई और उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। उसने धीरे से उसके होंठ खोले और उसके मुंह में हीलिंग पोशन डाला। इसका एक उदाहरण, माइकल के चेहरे पर उभरी मुस्कान ने कुछ एल्केमिस्टों को गर्वित किया, जबकि लगभग सभी योद्धा उससे नफरत करते थे और मुस्कान को एक हंसी के रूप में देखते थे। माइकल को इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि छात्र उसके बारे में क्या सोचते हैं। जहां तक उसका सवाल है, ये दिन बेहद फलदायी रहा। उसने प्रशिक्षण लिया, बहुत बढ़िया अंक अर्जित किए, एक घमंडी कमीने को अपने जाल में फंसाया, बहुत बढ़िया अंक अर्जित किए, उसे बुरी तरह पीटा और बहुत बढ़िया अंक अर्जित किए। वह प्रशिक्षण मैदान से ऐसे चला गया जैसे कुछ हुआ ही न हो, जिससे भीड़ दंग रह गई। विक्टोरिया लड़ाई के परिणाम से प्रभावित नहीं थी क्योंकि वह जानती थी कि डिएगो के पास घोस्ट के खिलाफ कोई मौका नहीं है। हालांकि उसे यह बात पसंद आई कि घोस्ट ने डिएगो से कोई बकवास नहीं सुनी। वह निर्दयी था, उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को हमेशा के लिए अपमानित किया और इस तरह प्रतिद्वंद्वी की हिम्मत तोड़ दी और दिखावा करने और शेखी बघारने के बजाय एक बदमाश की तरह क्षेत्र छोड़ दिया। उसने जो कुछ देखा उससे एलियट को यह सवाल उठने लगा कि क्या उसने प्रोफेसर स्टीनमेयर को नौकरी से निकलवाकर सही काम किया या नहीं। ईमानदारी से कहूं तो उसने कभी नहीं सोचा था कि डिएगो को कीमियागर छात्र द्वारा पूरी तरह से बर्बाद कर दिया जाएगा। डिएगो को कम से कम एक अच्छी लड़ाई लड़नी चाहिए थी, लेकिन जो हुआ वह बिल्कुल उल्टा था। एलियट को आश्चर्य हुआ कि कीमियागर छात्र कहाँ से आया था और उसका गुरु कौन था। उसने जो दिखाया वह किसी के लिए भी पूरी तरह से समझ नहीं आया, ये पता लगाने के लिए पर्याप्त नहीं था कि वह किस तरह की लड़ाई तकनीक में माहिर था। हालांकि एलियट ये बताने में सक्षम था कि यह एक अत्यंत शक्तिशाली और घातक लड़ाई तकनीक थी। अगले दिन काफ़ी हद तक घटनाहीन रहे। जैसा कि कोई उम्मीद कर सकता है, सभी योद्धा छात्रों ने माइकल को अपना नंबर 1 दुश्मन माना, जबकि कुछ कीमियागर उसके दोस्त बनने की कोशिश कर रहे थे। कुछ छात्रों ने एक कदम और आगे बढ़कर माइकल से शादी करने के लिए कहा। माइकल ने विनम्रता से उनके प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। हालांकि जो लोग उससे मित्र बनने के लिए कहते थे, उन्हें यह आशीर्वाद मिलता था।
वह विवाह के प्रस्तावों को अस्वीकार कर देता था, लेकिन मित्रता को नहीं। संबंध सोने के सिक्कों की तरह ही महत्वपूर्ण थे, माइकल ये जानता था। संक्षेप में, माइकल ने कीमिया घर में बहुत सारे दोस्त बनाए और एलिडर के माध्यम से उसने रनमास्टर्स के साथ भी संबंध बनाए, हालांकि वह लोहारों के घर से कोई दोस्त बनाने में असफल रहा। पलक झपकते ही 2 महीने बीत गए। इन 2 महीनों के दौरान गया ने छात्रों को युद्ध की कला सिखाना जारी रखा। सब कुछ सिर्फ अपनी नौकरी बचाने और खुद को एक महान प्रोफेसर की तरह दिखाने का दिखावा था। आखिरी चीज जो वह करेगी वह है अपने संभावित दुश्मनों को मजबूत बनाना। नाइटमेयर लेवल 5 से कोर फॉर्मेशन लेवल 8 पर पहुंच गया। इसके अलावा उसने गिलवीन और जादुई जानवरों के प्रोफेसर से कुछ युद्ध की रणनीति भी सीखी। इस बीच माइकल ने अपना लगभग सारा समय प्रोफेसर लेन के साथ कीमिया कक्षा में बिताया। कक्षाओं के दौरान प्रोफेसर लेन ने दूसरों को लगभग अनदेखा कर दिया और माइकल में विशेष रुचि ली। प्रोफेसर लेन अक्सर अन्य छात्रों को गोली बनाने या औषधि बनाने का काम देते थे, जबकि माइकल को सबसे कठिन काम देते थे जिसे माइकल आसानी से कर लेता था। अन्य छात्र ईर्ष्यालु थे, लेकिन वे माइकल की तरह उनके साथ समय बिताने के बजाय प्रोफेसर लेन द्वारा अनदेखा किए जाने को प्राथमिकता देते थे। ठीक उस समय माइकल और लेन हमेशा की तरह कीमिया कक्षा में अकेले थे। वे समय का ध्यान नहीं रख पाए और घड़ी में 12 बजे की ओर इशारा कर रही घंटे की सुई और मिनट की सुई पर ध्यान नहीं दे पाए। चिमेरा स्ट्रैंड का इस्तेमाल करें, इससे शक्ति और शुद्धता बढ़ेगी। प्रोफेसर लेन ने माइकल को निर्देश दिया, लेकिन इससे औषधि अस्थिर हो जाएगी। हम केल्पी के बाल इस्तेमाल कर सकते हैं, यह आम है और सड़े हुए अंडे जैसी गंध नहीं आती। माइकल ने प्रोफेसर लेन से तर्क किया, जिसके लिए बहुत कम लोगों में हिम्मत और ज्ञान था। माइकल को उनके ज्ञान के आदान प्रदान में मजा आने लगा था। पहले तो माइकल को लगा कि प्रोफेसर लेन सिर्फ 5 स्टार कीमियागर हैं और उनके पास उन्हें सिखाने के लिए कुछ भी नया नहीं है। हालांकि उन्हें जल्द ही पता चल गया कि वह पूरी तरह से गलत थे। प्रोफेसर लेन 6 स्टार कीमियागर थे। मेजरोंथ में सिर्फ कुछ ही लोग ये जानते थे। प्रोफेसर लेन की वजह से ही माइकल ने अकेलन दायरे को छोड़े बिना ग्रेजुएशन तक मेजरोंथ में रहने का फैसला किया। ज्ञान ही शक्ति थी और वह हर दिन लेन से बहुत कुछ सीख रहा था। उनकी दलील सुनकर प्रोफेसर लेन एक नीली शीशी लेकर मेज के पास पहुंचे। उन्होंने शीशी को अपने सामने मेज पर रख दिया। इसलिए दिमाग वाले किसी भी व्यक्ति को न्यूट शीशी का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे औषधि स्थिर हो जाएगी। हमेशा की तरह प्रोफेसर लेन ने अपने ज्ञान से माइकल को फिर से हरा दिया। लेन से वह जो कुछ भी सीख रहा था वह अगली कीमिया पुस्तक में शामिल था, जिसे सिस्टम ने उसे खरीदने की सलाह दी थी। यदि वह उस पुस्तक से ज्ञान प्राप्त करना चाहता था तो सिस्टम के अनुसार उसे स्टार स्तर 6 तक पहुंचना आवश्यक था। चूंकि वह एल्वेन रून पर 500,000 बेडेस पॉइंट खर्च नहीं करना चाहता था, इसलिए वह 6 स्टार कीमियागर नहीं बन सकता था। फिर भी वह बिना एक पैसा खर्च किए लेन से बहुत कुछ सीख रहा था। इसके अलावा वह लेन के करीब आ रहा था, इस प्रकार वह उसे एक और शक्तिशाली सहयोगी बना रहा था। यदि वह लेन को अपना अधीनस्थ बना सकता है तो उसके पास उसके अधीन एक शक्तिशाली अधीनस्थ होगा। भले ही माइकल जानता था कि ऐसा करने की संभावना बहुत कम थी। अपनी कलाई के एक झटके से लेन ने अपनी स्पेस विंग से न्यूट शीशियों का एक टोकरा निकाला। टोकरा मेज पर भौतिक रूप में आ गया। आप उन्हें आगामी प्रतिभा प्रदर्शनी में उपयोग कर सकते हैं। प्रोफेसर लेन ने माइकल को टूर्नामेंट के मेजरोंथ संस्करण की याद दिलाई। सौभाग्यवश माइकल को युवा महारथियों से लड़ना नहीं पड़ा, बल्कि उसे कीमियागिरी में अपना कौशल दिखाना पड़ा। अध्याय 467 नया दिन, नई औषधि और नया हथियार। अरे यार, कैसा चल रहा है? यार, क्या तुम मुझे अल्फा झाड़ी से शुद्धसार निकालना सिखा सकते हो? यार, तुम जीवन रक्षक हो। मैंने वही किया जो तुमने मुझे बताया और यह काम कर गया। कॉमन रूम के दरवाजे से अंदर आते ही माइकल को बधाई, आभार और सवालों की बौछार मिल गई। अपनी शुरुआती योजना के विपरीत अब माइकल छात्रों के बीच बेहद लोकप्रिय था। उसने अन्य छात्रों की मदद करके अपनी लोकप्रियता अर्जित की और उसे कई गुना बढ़ाया, उन्हें बेहतर कीमियागर बनाने के लिए नहीं बल्कि गठबंधन बनाने के लिए। छात्रों को अकेलान दायरे में रहने के दौरान सार्वजनिक रूप से अपनी पहचान साझा करने से मना किया गया था। हालांकि उन्हें अकेलान दायरे के बाहर फिर से मिलने से मना नहीं किया गया था। माइकल ने दोस्त बनाने के लिए इस खामी का इस्तेमाल किया। हर बार जब कोई उसका दोस्त बनता तो माइकल उन्हें हेड्स में अपने समारोह में आने के लिए कहता। इस तरह उन्हें तुरंत अपनी पहचान साझा नहीं करनी पड़ती। जब वे समारोह में शामिल होते तो माइकल अपना परिचय देता और उनके परिवारों के साथ गठबंधन बनाता। इस तरह उसका प्रभाव न केवल ओज़र तक बल्कि उन सभी में सबसे शक्तिशाली महाद्वीप और तक भी फैल जाता। मैं थोड़ी नींद लेने जा रहा हूँ, बाद में मिलते हैं, माइकल ने उनसे बात करते समय जम्हाई ली। लगातार 3 दिनों तक पूरी रात जागने के बाद वह बहुत थक गया था। यहाँ तक कि डार्क लॉर्ड भी थोड़ा आराम करना चाहता था। माइकल का कमरा खाली था।
आमतौर पर एलिडर उससे मिलने आता और माइकल से ड्रोन और स्पाइडर को बेहतर बनाने के बारे में बात करता और उनके अगले बड़े प्रोजेक्ट पर चर्चा करता। दरवाज़ा खोलते ही उसका स्वागत एक गंदे कमरे में हुआ। खाली शीशियां फर्श पर चारों ओर पड़ी थीं। उपकरण सेटअप अभी भी धुआं उगल रहा था और लाल रंग के धुएं के गुबार छोड़ रहा था, और जार खौफनाक दिखने वाली वस्तुओं के साथ साथ सभी रंगों की आंखों से भरे हुए थे। यहाँ तक कि दीवारों पर भी पोस्टर लगे हुए थे जो ब्लूप्रिंट और रासायनिक समीकरणों से मिलते जुलते थे। मेज पर रखे उपकरणों के अलावा कई नट और बोल्ट के साथ साथ कई ब्लूप्रिंट भी थे। घर प्यारा घर। माइकल के पैर थक गए और वह बिस्तर पर गिर पड़ा। अगली बात जो उसे याद आई वह थी अंधकार के अलावा कुछ नहीं। माइकल, आपको बर्निंग बटन और फीवर बक्सेस को मिलाना होगा। नहीं, यह आपको वह विशद अनुभव नहीं देगा जिसकी आप उम्मीद कर रहे हैं। रेडिएंट एनीजेड। आपको अभी भी देखना है कि आपको अंदर कितना डालना चाहिए। एनीजेड के बारे में भूल जाओ, तुम अभी भी काउंटर एजेंट का फॉर्मूला खोजने में कामयाब नहीं हुए हो। काउंटर एजेंट के बिना तुम व्यावहारिक रूप से अपने दुश्मनों को आपके खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए एक अंतिम हथियार दे रहे हो। क्या तुम पागल हो? तुमने सही फॉर्मूला भी नहीं निकाला है। आप किस तरह से मारक औषधि बनाने की योजना बना रहे हैं? ये सभी आवाज़ें उसकी आवाज़ में गूंज रही थीं और आपस में बातचीत कर रही थीं। उसका दिमाग पूरी क्षमता से एक नई औषधि बनाने के लिए काम कर रहा था जो उसे लंबे समय तक मदद करेगी। लॉर्ड लूसिफर। लॉर्ड जीश, मुझे नहीं लगता था कि कोई भगवान इस तरह सो सकता है। अजीब बात है कि आमतौर पर वह अपनी आवाज़ों को एक दूसरे से बहस करते हुए सुनता था, लेकिन अब उसने एलिडर की आवाज़ सुनी। उसकी आंखें खुलने से इनकार कर रही थीं। सिस्टम और पर्यावरण स्कैनिंग मानचित्र उसे किसी भी घुसपैठिए के कमरे में प्रवेश करने पर सचेत कर देगा। इस तरह माइकल ने पता लगाया कि वह अभी भी सपना देख रहा था या यह एलिडर था जो कमरे में प्रवेश कर गया था। किसी भी तरह से वह अभी तक जागने वाला नहीं था। ऐसा लगता है कि उसे अभी भी ये पता नहीं चला है। एलिडर कुर्सी पर बैठा था, दराज से कई खाली चर्मपत्र निकाल रहा था। वह चर्मपत्रों पर कुछ लिख रहा था और सही चीज़ बनाने की कोशिश कर रहा था, लूसीफर के कवच और उनके नए प्रोजेक्ट को बढ़ाने के लिए रूम। यह क्या है? चर्मपत्र के बीच एक चर्मपत्र पर ग्रे और नीली रेखाएं थीं। उसने उत्सुकता से इसे खोला और देखा कि अंदर क्या था। वे हफ्तों से डिज़ाइन पर चर्चा कर रहे थे लेकिन सही डिज़ाइन नहीं ढूंढ पाए। उसने जो देखा उससे वह हैरान था। डिज़ाइन। एलिडर को एहसास हुआ कि लूसीफर ने आखिरकार इसे समझ लिया है। ट्यूबलर आकार के उपकरण में 4 पहिए, एक जटिल वायरिंग, उपकरण के अंदर तांबे के कई छल्ले और चर्मपत्र पर दिखाई देने वाली हर एक अंगूठी से जुड़ी छोटी पाइपें लगी हुई थीं। वाह, उसने इसे पूरा कर लिया। एलिडर जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा उत्साहित था। जब माइकल ने कहा कि वे ओल्ड बर्था के लिए एक लंबी दूरी का मोटा बनाने जा रहे हैं तो एलिडर ने इसे एक आसान काम समझा। फिर उन्होंने डिज़ाइन पर काम करना शुरू कर दिया। तभी उन्हें एहसास हुआ कि एक ऐसा मोटा बनाना जो स्टॉम्बिले क्रिस्टल से अवशोषित आग ऊर्जा द्वारा संचालित शक्तिशाली मिनी टॉर्पीडो को फायर करने में सक्षम हो। बेशक वे मोटा से फायर किए गए टॉर्पीडो की हीट सिग्नेचर का उपयोग करके अपने लक्ष्य को ट्रैक करने की क्षमता को नहीं भूल सकते थे। अगर वे मोटा को सफलतापूर्वक बनाने में कामयाब रहे तो वे क्रांतिकारी तकनीक के अनुकूल तोपों को संशोधित कर सकते थे। उस समय तक तोपों से दागे गए तोप के गोले 97% सटीकता के साथ लक्ष्य पर लग जाते थे। माइकल के हाल ही में 4 स्टार इन्वेंटर विशेषता में अपग्रेड करने की बदौलत वह मोटा बनाने में सक्षम था। चुनौती एलिडर के रूनों को एकीकृत करना था जो स्टॉम्बिले क्रिस्टल से आग ऊर्जा को अवशोषित करेंगे और ऊर्जा को गोला बारूद में स्थानांतरित करेंगे। एलिडर को सटीक रूप से पता लगाने के लिए नए रूनों के साथ आना था, अन्य जहाज़ों को उनके द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा का उपयोग करके। अब जब मोटा के लिए डिज़ाइन तैयार हो चुका है तो यह उसका काम था कि वह रन बनाए। तुम दोनों अभी भी उस पर हो। एडलियर को अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई जब उसने अचानक गया की आवाज़ सुनी। वह जल्दी से पीछे मुड़ा और देखा कि वह कमरे में घुस रही है और कमरे पर उसका कब्जा है। एलिडर के पूछने से पहले ही उसने दरवाज़ा बंद कर दिया कि वह उनके कमरे में क्या कर रही थी। फिर वह सीधे बिस्तर पर चली गई। ओह मेरी प्यारी पाई को देखो। वह अपने सोते हुए मंगेतर के बगल में बिस्तर पर बैठ गई। उसने उसके रेशमी काले बालों को धीरे से कंघी करने से पहले उसका सिर अपनी गोद में ले लिया। शिमर डस्ट गो विद। माइकल अपनी नींद में बड़बड़ा रहा था। क्या वह प्यारा नहीं है? वह उसकी प्यारी बातों से पिघल गई और उसके चेहरे पर चुंबनों की बौछार करने से खुद को रोक नहीं पाए। एलिडर अभी भी उसे एक छात्र के कमरे में दिन के बीच में माइकल के साथ चुंबन करते हुए देखकर सदमे में था। वह यहाँ आकर न केवल खुद को बल्कि उन दोनों को भी खतरे में डाल रही थी। उसके माथे पर काली रेखाओं के माध्यम से उसके चेहरे पर परेशानी का भाव स्पष्ट दिखाई दे रहा था। चिंता करना छोड़ो अर्धेल्फ, मैं ये सुनिश्चित करने के लिए कमरे दर कमरे तलाशी ले रही हूँ कि नियमों का पालन हो रहा है। ये कहते हुए वह हंसी।
एलिडिर ने यह सोचकर आह भरी कि वह अपनी शक्ति का कितना दुरुपयोग कर रही है ताकि वह जो चाहती है और जो वे चाहते हैं उसे पा सके। उसकी भौहें जल्द ही हंसी में बदल गईं। मेरे पास 15 मिनट हैं। उसने अपने हाथ को उसके चारों ओर लपेटा ताकि वह अपनी खुशबूदार गर्मी को उसमें से निकाल सके। एलिडिर जानता था कि इस महिला के साथ बहस करने का कोई मतलब नहीं है, वह आखिरकार एक रेत थी। जब वह पूरी तरह से एक नया रून बनाने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहा था, लूसीफर को एक सुंदर लड़की से चुंबन मिल रहे थे और चंचल सिर के धक्के लग रहे थे जैसे कि वह एक मेमना हो। उनके रिश्ते ने उसे उसके और गया के पूर्वज एडविना रेत के बीच के रिश्ते की याद दिला दी। वह उसे एक बार फिर से देखने के लिए कुछ भी देने को तैयार था। फिर भी ये देखना दिल को छू लेने वाला था कि उसके वंशज को कोई ऐसा मिल गया है जो उसे सच्चा प्यार करता है। जितना अधिक एलिडिर ने लूसीफर के साथ समय बिताया, उतना ही उसे एहसास हुआ कि स्काईहॉल उसके बारे में कितना गलत था। उसने लूसीफर की कहानी सुनी और महसूस किया कि स्काईहॉल ने वास्तव में उसे डार्क लॉर्ड बनने के रास्ते पर धकेल दिया। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। भले ही वह अपने रास्ते से भटक जाए और शांति से रहने का फैसला करे, वे उसे जाने नहीं देंगे। वे दुनिया के अंत तक उसका पीछा करेंगे। क्या उसने कुछ खाया? गया ने एलिडिर से पूछा। मुझे कैसे पता चलेगा? एलिडिर ने चर्मपत्र पर नए रन बनाते हुए जवाब दिया। जितनी जल्दी तुम दोनों जो कुछ भी कर रहे हो उसे पूरा कर लो, उतना ही अच्छा है। शायद हम जल्द ही कर लेंगे। एलिडिर नए मोटा के डिज़ाइन वाले चर्मपत्र के साथ वापस मुड़ा। उसने नए मोटा के डिज़ाइन को पूरा कर लिया। एलिडी ने चर्मपत्र को गया को सौंप दिया और कुछ क्षणों तक डिज़ाइन को घूरता रहा। फिर उसके चेहरे पर आश्चर्य की एक झलक उभरी। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। तो वे वास्तव में लक्ष्य शिट को ट्रैक कर सकते हैं और उसे नष्ट कर सकते हैं। एलिडिर ने सिर हिलाया। हाँ, मैं आवश्यक रून बनाने के करीब हूँ। एकमात्र समस्या यह है कि हमें आपके द्वारा दिखाए गए क्रिस्टल की एक बड़ी मात्रा की आवश्यकता होगी। इस तरह का हथियार इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, इसलिए एलिडी ने जो कहा वह गया के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। क्रिस्टल की बात करें तो मुझे नई खनन मशीन के बारे में अपडेट चाहिए जिसे हमने कई से बनाने के लिए कहा था। अब वे स्टॉम्बिले पर्वत पर पूरी तरह से नियंत्रण कर रहे थे और पूरी ताकत से क्रिस्टल का खनन कर रहे थे। फिर भी उन्नत खनन उपकरणों की कमी के कारण प्रक्रिया बेहद धीमी और अक्षम थी। इस समस्या को हल करने के लिए माइकल ने नए हाइड्रोलिक रॉक ड्रिलर और पुली सिस्टम डिज़ाइन किए। कयस को ब्लूप्रिंट को वास्तविक मशीनों में बदलने के लिए इंजीनियरों और विद्वानों को खोजने का काम सौंपा गया था। कार्य की संवेदनशीलता के कारण परियोजना पर काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को स्पाइडर से जुड़ा एक पेंडेंट दिया गया था। स्पाइडर्स पर अज़ाज़ेल की लगातार नज़र थी और अगर कोई भी परियोजना के बारे में एक शब्द भी बोलता तो उसे तुरंत स्पाइडर द्वारा मार दिया जाता। अब तक किसी ने भी एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं की, आंशिक रूप से इस तथ्य के कारण कि उन्हें सैकड़ों हज़ारों में भुगतान किया जा रहा था। दक्षिणी लोग सोने के सिक्कों को किसी भी चीज़ से ज़्यादा महत्व देते थे, इसलिए कयस के लिए उन्हें नियंत्रण में रखना आसान था। साथ ही माइकल के व्यावसायिक प्रयास बेहद फलदायी थे। वह हेड्स और मैजेस्टिक के जरिए लाखों कमा रहा था। कोरी और मैक्सिन के अधीन समुद्री डाकू बेड़े को समुद्री लुटेरों से समुद्री रक्षकों में बदल दिया गया था। यदि कोई व्यापारी जहाज मूल्यवान माल ले जा रहा था तो वे या तो 30% का भुगतान कर सकते थे या उन्हें वापस उसी जगह भेजा जा सकता था जहां से वे आए थे। वापस जाते समय उन पर समुद्री डाकुओं द्वारा हमला किया जा सकता था या नहीं भी किया जा सकता था और वे सारा माल खो सकते थे और ये समुद्री डाकू मैक्सिन से जुड़े हो सकते थे या नहीं भी। लगभग 98% व्यापारियों ने समुद्री डाकुओं के क्रोध का सामना करने के बजाय 30% का भुगतान करना चुना। पहले तो समुद्री डाकू बदलने के लिए अनिच्छुक थे, लेकिन लूट का स्वाद चखने के बाद वे बिना उंगली उठाए ही निकल गए। अब वे सीमा गश्ती अधिकारियों के रूप में खुशी से काम कर रहे थे और लड़ाई के बजाय बातचीत करके जो चाहते थे उसे प्राप्त कर रहे थे। तो क्या आप प्रतिभा प्रदर्शनी में कोई नया रन दिखाने जा रहे हैं या उसकी तरह इसे अनदेखा कर रहे हैं? गया ने पूछा, जबकि एलिडिर कुछ क्षणों के लिए आगामी प्रतिभा प्रदर्शनी के बारे में सोच रहा था। मुझे लगता है कि आखिरी चीज़ जो हम चाहते हैं वह स्काई हॉल को मजबूत बनाना है। प्रतिभा प्रदर्शनी बस यही करती है। अध्याय 468 अल्फा गार्जियन के युद्धपोत से लाइव फीड। तुम अच्छी नींद लो यार, मैं बाद में तुमसे मिलूंगा, गया ने माइकल के माथे पर एक कोमल चुंबन देते हुए कहा। 15 मिनट पलक झपकते ही बीत गए। उसे छोड़ना पसंद नहीं था, फिर भी उसके पास कोई विकल्प नहीं था। हम इस जगह को कब छोड़ेंगे? ये सवाल उसके दिमाग में कुछ समय से चल रहा था। उसकी नौकरी और एक छात्र के रूप में उसकी भूमिका के कारण वे एक दूसरे के साथ समय नहीं बिता पा रहे थे जैसा कि वे पहले करते थे। 8 महीने बीत चुके थे और उसके स्नातक होने और इस जगह को हमेशा के लिए छोड़ने में 10 महीने बाकी थे। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, माइकल ने कहा इससे पहले कि वह खड़ी होकर चली जाए। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, उसने उसके कानों में फुसफुसाया। फिर वह कमरे से बाहर चली गई, लेकिन उसके बालों को चंचलता से सहलाए बिना नहीं।
लगभग 3 घंटे बाद माइकल ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों में अभी भी थकान थी। जब वह उठा तो उसने देखा कि एलिडर दीवार पर एक चर्मपत्र चिपका रहा था। फिर उसने समय देखने के लिए 1 सेकंड के लिए सिस्टम का मूल्यांकन किया। 4:30 बज रहे थे। सौभाग्य से उस दिन उसकी कोई कक्षा नहीं थी, इसलिए उसके पास कुछ खाली समय था। कैसा चल रहा है? माइकल ने अपने सेंसर को प्रकाश के अनुकूल बनाने के लिए अपनी आंखें रगड़ी। तुम जाग रहे हो, एलिडर ने कहा, क्योंकि वह अपने सामने चर्मपत्र पर कुछ चिन्ह बनाना जारी रखता था। उन्होंने अपने पर्दे बंद कर रखे थे, इसलिए कमरा हमेशा उदास और अंधेरा रहता था। हालांकि ठीक उसी समय कमरा और भी अधिक उज्ज्वल होता जा रहा था। इसके अलावा चर्मपत्र से एक धीमी सी सीटी की आवाज़ भी आ रही थी। एलिडर की ओर टहलते हुए माइकल की नींद जल्दी से गायब हो गई। अफसोस, मैंने इसे पूरा कर लिया, एलिडर ने चर्मपत्र पर बैंगनी रंग के रून को देखकर गर्व से कहा। माइकल के लिए रून मिथुन राशि के प्रतीक जैसा था। केवल उसके सामने का प्रतीक एक चमकदार बैंगनी चमक दे रहा था। यह हिस्सा क्रिस्टल से आग ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है और इसे मोटा में भेज देगा। एलिडर ने प्रतीक के अर्धचंद्राकार शीर्ष भाग पर अपनी उंगली फिराई। फिर उसने अपनी उंगली प्रतीक के निचले भाग पर ले जाकर कहा, हीट सिग्नेचर का उपयोग करके ऑटो टारगेटिंग, यह हिस्सा इसके लिए जिम्मेदार है। अब हमें बस डिवाइस बनाने और लक्ष्य पर इसका परीक्षण करने की आवश्यकता है। उसने सिस्टम को सिस्टम स्टोरेज से स्पाइकएम निकालने के लिए कहा। अगले ही पल स्पाइडर उसकी हथेली पर प्रकट हुआ। उसने स्पाइडर की आंखों से दीवार की ओर इशारा किया। अज़ाज़ेल, क्या तुम इसे समझ रहे हो? उसने अपना ईयरपीस अज़ाज़ेल से जोड़ा। हाँ मेरे स्वामी, क्या मुझे ये रिकॉर्डिंग मास्टर जोना को देनी चाहिए? जब भी माइकल अकिलान से ब्लूप्रिंट को बाहरी दुनिया में स्थानांतरित करना चाहता था, तो वह स्पाइडर का उपयोग करके सामग्री को रिकॉर्ड करता था जिसे अज़ाज़ेल देख और रिकॉर्ड कर सकता था। डेमन बटलर रिकॉर्डिंग को जोना को सौंप देता था। वह चर्मपत्र पर ब्लूप्रिंट बनाने और माइकल द्वारा कहे जाने वाले किसी भी व्यक्ति को भेजने के लिए जिम्मेदार था। उसके और अज़ाज़ेल के बीच संचार मेजरों सुरक्षा सरणियों द्वारा पता नहीं लगाया गया। हालांकि सिस्टम ने उसे चेतावनी दी कि अपने वर्तमान स्तर के साथ यह मेजरों से बाहरी दुनिया में चर्मपत्र, रून और जड़ी बूटियां जैसी वस्तुएं भेजने में असमर्थ है। माइकल के लिए सौभाग्य से जोनाह ब्लूप्रिंट की नकल करने में बहुत अच्छा साबित हुआ। तुम रून के बारे में क्या करने जा रहे हो? वह इसकी नकल नहीं कर पाएगा, एलिडर ने पूछा। हमें प्रतिभा प्रदर्शनी के बाद तक इंतजार करना होगा, माइकल ने बेपरवाही से कहा। तुम्हारा मतलब ब्रेक से है? हाँ, उस समय हम यहाँ से निकल सकते हैं और मोटा खत्म कर सकते हैं। जब वह लेन से सीख रहा था, माइकल ने सुना कि छात्रों को 1 महीने की छुट्टी मिलेगी। बेशक लेन छात्रों को छुट्टी देने के विचार के खिलाफ लग रहा था। उसके शब्द बिल्कुल ऐसे थे, वे पहले से ही बलूत के आकार के दिमाग वाले मूर्ख हैं। ब्रेक से उनके दिमाग का आकार और कम हो जाएगा। सौभाग्य से लेन छुट्टियों के लिए जिम्मेदार नहीं था, यह हेडमिस्ट्रेस कायला पर निर्भर था और उसने उन्हें छुट्टी न देने का कोई कारण नहीं देखा। माइकल ने इस छुट्टी का उपयोग अकिलन दायरे से बाहर निकलने और ये देखने के लिए करने की योजना बनाई कि बाहर की चीज़ें कैसी हैं। लॉर्ड लूसिफर, माइकल के विचारों की श्रृंखला उसके सिर में अज़ाज़ेल की आवाज़ से बाधित हुई। आपको इस लाइव फीड को देखना चाहिए। माइकल अज़ाज़ेल की आवाज़ में तीव्र मनोरंजन को महसूस करने में सक्षम था। डेमन बटलर ने शायद ही कभी शांत और संयमित होने के अलावा कोई और भावना दिखाई हो। इसलिए जब माइकल ने उसकी आवाज़ में बदलाव महसूस किया तो वह उत्सुकता से अधिक था। उसने जल्दी से अपना हाथ हिलाया क्योंकि 36 इंच का एक काला दर्पण एलिडर और उसके सामने प्रकट हुआ। दर्पण दीवार पर मडरा गया और खुद को दीवार से चिपका लिया। अल्फा गाजियन के एयरशिप में युद्ध कक्ष का इंटीरियर काफ़ी सरल था। गोलाकार कमरे में पूर्व की ओर एक दरवाजा था, बीच में एक बड़ी गोल पत्थर की मेज थी और पत्थर की मेज के ऊपर एक झूमर था जो नीचे की मेज को रोशन करता था। मेज के चारों ओर 11 पत्थर की कुर्सियां थीं। उस समय एक सुनहरे बालों वाली योगिनी और 2 मनुष्य लाल धातु के कवच में सुनहरे उत्कीर्णन के साथ कुर्सियों पर बैठे थे। 2 सैनिक पीले दिख रहे थे। वे लगभग ऐसे लग रहे थे जैसे वे अभी अभी शौव से बाहर आए हों। वे बेकाबू होकर पसीना बहा रहे थे, मुख्य रूप से इस डर के कारण कि जब अल्फा गाजियन मुख्यालय से वापस आएगा तो उनके साथ क्या होने वाला है। सुनहरे बालों वाली योगिनी तिरियाना थी, जो शिकारी गाजियन के अल्फा गाजियन की सबसे अच्छी दोस्त और दूसरी कमान थी। तीनों को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि कमरे में एक और इकाई है और वे जो कुछ भी करते हैं उसे प्रसारित कर रही है और डार्क फॉरेस्ट से बात कर रही है। हेड्स की लड़ाई तब समाप्त हुई जब अल्फा गाजियन अपने सैनिकों के साथ दिखाई दिए। उन्होंने हेड्स में सभी पर हमला करने के लिए भेजे गए सभी निंजा को ले लिया। माइकल कई लोगों को मारना चाहता था और कुछ को बंदी बनाना चाहता था ताकि वह उनसे पूछताछ कर सके और पता लगा सके कि उन्हें सबसे पहले किसने भेजा था। उसकी योजना को अल्फा संरक्षकों ने बेरहमी से बाधित किया। हालांकि वह निंजा को बंदी बनाने में विफल रहा, लेकिन उसने प्रत्येक बचे हुए व्यक्ति पर एक स्पाइडर छोड़ दिया।
अल्फा संरक्षक ने सभी को अपने युद्धपोत पर भेज दिया। उसके जाने बिना स्पाइडर्स ने युद्धपोत के हर कोने में घुसपैठ की और तब से अज़ाज़िल को लाइव फीड भेजा। तुम्हारा क्या मतलब है कि तुमने उन्हें खो दिया? तिरियाना ने गुस्से में पत्थर की मेज पर पटक दिया। मेरी महिला, हमें ये सुरक्षित घर में मिला है। सैनिक जिसकी लंबाई लंबी थी, चांदी के बाल और नीली आंखें थीं, उसने मेज पर एक धातु का कार्ड रखा। फिर उसने मेज को घुमाया क्योंकि कार्ड तिरियाना के पास पहुंच गया। उसकी प्रतिशोधी आंखें आखिरकार सैनिकों से हटकर उसके सामने काले कार्ड पर चली गईं। उसने कार्ड ले लिया। ये भारी या कुछ भी नहीं लगा। कार्ड पर कुछ भी नहीं था सिवाय इसके कि डी अक्षर गहरे लाल रंग में उभरा हुआ था। कार्ड ने उसे तुरंत लूसीफर की याद दिला दी, लेकिन फिर वह हमेशा एल अक्षर का इस्तेमाल करता था, डी का नहीं। फिर भी वह इस परेशान करने वाले विचार को खारिज नहीं कर सकी कि लूसीफर ने शायद उनके लिए कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण किसी व्यक्ति को पकड़ लिया है। मैग्निया टिरिया ने एक जादू किया और एक चमकदार रोशनी ने कार्ड को घेर लिया। फिर रोशनी धीरे धीरे टेबल के ऊपर हवा में मंडराती रही, जिससे कार्ड की बढ़ी हुई छवि बन गई। छवि ने होलोग्राफ का रूप ले लिया। दोनों सैनिक कार्ड को घूर रहे थे, जबकि तिरियाना ने कार्ड पर अपनी उंगली से इशारा करते हुए हवा में कुछ चिन्ह बनाए। जैसे ही उसने हवा में चिन्ह बनाना बंद किया, कार्ड पर एक लाल धब्बा दिखाई दिया जो एक फिंगरप्रिंट जैसा था, डी अक्षर के ठीक बगल में। ये खून है। तिरियाना की भौहें सिकुड़ गईं। लेकिन हमें सुरक्षित घर में लड़ाई या खून के धब्बे के कोई निशान नहीं दिखे। दूसरे सैनिक ने जो वही कवच पहने हुए था, लेकिन सुनहरे बाल और अंडाकार चेहरा था, उसने तिरियाना के शब्दों पर सदमे, संदेह और भ्रम के मिश्रण के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की। क्या आप हैंडलर या टीम के किसी सदस्य के ओब का पता लगाने में सक्षम थे? तिरियान ने कार्ड पर खून के धब्बे को देखते हुए पूछा। हमने कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, मेरी महिला। उनके सभी संचार ओब ऑफलाइन हैं, चांदी के बालों वाले सैनिक ने उत्तर दिया। उसके उत्तर के बाद तिरिया ने हवा में कुछ चिन्ह बनाना जारी रखा। पहले के विपरीत कुछ भी नहीं बदला। ये गंभीर है, हमें उसे ढूंढना होगा। उसकी आंखों में क्रोध की जगह चिंता ने ले ली। मुझे अगले 1 घंटे के भीतर अपनी मेज पर उसके निशाने पर जो कुछ भी है वह चाहिए, समझे? सैनिकों ने उसे सलामी देते हुए जमीन पर पैर पटक दिए। हाँ मेरी महिला। वे भारी धमाकों और तिरियाना की आवाज़ छोड़ते हुए कमरे से बाहर निकल गए। अगले 1 घंटे तक उसने अपने शस्त्रागार में मौजूद हर रून और मंत्र का उपयोग करके कार्ड का विश्लेषण किया। फिर भी उसे कुछ नहीं मिला। कोई सुराग नहीं, कोई संकेत नहीं, कोई निशान नहीं जिससे पता चल सके कि कार्ड किसने छोड़ा है। मुझे तनुलिया को बताना है, उसने अपनी सांस के नीचे बुदबुदाया। तनुलिया को माइकल अल्फा गार्जियन एल्फ के रूप में जानता था जिससे वह हेड्स में मिला था। अज़ाज़िल ने निंजा को लाने के बाद कभी भी युद्धपोत में तनुलिया को नहीं देखा था। जिन अभिभावकों की उसने गुप्त रूप से बात सुनी थी, उनके अनुसार तनुलिया अन्य अल्फा गार्जियन के साथ कुछ महत्वपूर्ण बैठक के लिए अवोर में गार्जियन गिल्ड मुख्यालय के लिए रवाना हुई थी। 1 घंटे बाद दोनों सैनिक एक छोटे से टोकरे में बहुत सारे चर्मपत्र लेकर कमरे में आए। ऑपरेशन डेजर्ट ईगल के बारे में ये सारी जानकारी है, मेरी महिला। चांदी के बालों वाले सैनिक ने टोकरा मेज पर रखा, उसमें से एक एक करके चर्मपत्र निकाले, उन्हें मेज पर रखा और मेज को एक बार फिर घुमाया। छोड़ो, तिरियाना ने आदेश दिया। आमतौर पर उसकी आवाज़ कोमल और मधुर लगती थी, लेकिन अब ये कठोर और डराने वाली लग रही थी। हाँ मेरी महिला। सैनिकों ने और देर नहीं की क्योंकि वे तिरियाना के क्रोध का सामना करने से पहले जल्दी से कमरे से बाहर निकल गए। सैनिकों के कमरे से चले जाने के बाद उसने एक एक करके चर्मपत्र खोले। मैग्निया हर बार जब वह चर्मपत्र खोलती थी तो वह जादू कर देती थी। फिर चर्मपत्र की एक बड़ी होलोग्राफिक छवि बनाने से पहले चमकदार रोशनी ने चर्मपत्र को घेर लिया। हवा में मंडराती प्रत्येक होलोग्राफिक छवि में या तो एक पुरुष या एक महिला का चित्र था। माइकल जो स्पाइडर के माध्यम से दृश्य देख रहा था, उसने तुरंत एक नहीं बल्कि 2 को पहचान लिया। वह पीटन है। उसने अपने सामने आईने में पीटन को देखा। फिर उसने एक और जाना पहचाना चेहरा देखा। हालांकि उसके भी पीटन की तरह सुनहरे बाल थे, लेकिन वह उससे कहीं ज्यादा सुंदर थी। पीटन। सबरीना विंस्टन। अध्याय 469 पिशाच। माइकल सबरीना को लापता व्यक्ति की सूची में देखकर चकित रह गया। उसके मन में कई सवाल उठे, जैसे वह अभिभावकों के साथ क्या कर रही थी, उनका मिशन क्या था, नूह कहाँ है, वे कहाँ गए। उसके चेहरे पर आए बदलाव को देखते हुए एलिडर ने पूछा, क्या तुम उसे जानते हो? माइकल ने सिर हिलाया। वह मेरा दोस्त है, भविष्य के सुप्रीम गार्जियन की छोटी बहन। एलिडर स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित था। उसे नहीं लगता था कि लूसीफर को पता होगा कि अगला सुप्रीम गार्जियन कौन है। जैसे कि माइकल ने उसके अगले सवाल का अनुमान लगा लिया था, वह एलिडर की ओर मुस्कुराया। नूह को मारना सवाल से बाहर है एलिडर। उस पुराने धुएं ने सुनिश्चित किया कि ऐसा कभी ना हो। कम से कम ये तब तक नहीं होगा जब तक मैं मजबूत नहीं हो जाता। मजबूत होने से उसका मतलब सिस्टम को अपग्रेड करना था।
सिस्टम को 5.0 वर्षन में अपग्रेड करने के लिए उसे 600,000 बेसिस पॉइंट की बहुत बड़ी राशि की आवश्यकता थी। सिस्टम के अनुसार उसे कम से कम तब तक नोहा के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करनी थी जब तक कि वह सिस्टम को 8.0 वर्षन में अपग्रेड नहीं कर लेता। वह वास्तव में आश्चर्यचकित था कि एंड्रियास ने सिस्टम को इतना सावधान और सतर्क रखने के लिए क्या किया। कौन सा? एंड्रियास मैक्लियोड, एलिडिर ने पूछा जबकि माइकल ने सिर हिलाया। क्या तुम उसे जानते हो? माइकल ने सबरीना के चेहरे से अपनी नज़र हटाकर एलिडिर की ओर देखा। उसे जिज्ञासा हुई और वह प्रसिद्ध सुप्रीम गार्डियन एंड्रियास मैक्लियोड के बारे में जानना चाहता था। उससे कभी नहीं मिला, लेकिन मैंने सुना है कि वह एक बहुत ही कठोर और विलक्षण व्यक्ति था। तो यह नोहा व्यक्ति तुम्हारे बारे में कितना जानता है? एलिडिर ने अपनी ठुड्डी रगड़ी। ज्यादा नहीं, मैंने उसके परिवार को 1 या 2 बार बचाया है। उसे मेरी पहचान के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। अगर उसे पता होता तो पूरा गिल्ड अगले ही पल मेरे दरवाजे पर होता, माइकल ने हंसते हुए कहा। उन्होंने देखा कि तिरियाना ने मेज पर रखे हर एक चर्मपत्र को स्क्रॉल किया। माइकल ने सबरीना और पीटन सहित 11 लापता लोगों की गिनती की। कई मिनट बाद तिरियाना ने अपना हाथ हिलाया क्योंकि एक और होलोग्राफिक छवि जिसमें एक आदमी का चेहरा और नाम, खेती का स्तर और खतरे का स्तर जैसे विवरण थे, मेज के ऊपर दिखाई दिए। विक्टर, माइकल ने एक छोटे भूरे बालों वाले व्यक्ति का चेहरा देखा जिसकी बनावट मांसल थी। उसकी याददाश्त बहुत अच्छी थी, इसलिए उसने उस व्यक्ति को पहचान लिया। लगभग 16 महीने पहले जब वह नीलामी के लिए फीनिक्स द्वीप पर गया था, तब उसकी मुलाकात उस व्यक्ति से हुई थी। वह कोर स्ट्रेंथनिंग स्टेज योद्धाओं में से एक था जिसे लॉर्ड जूलियस से विशेष उपचार मिला था। मारिया को मारकर जूलियस को अपमानित करने के बाद माइकल ने गया के साथ भागने के लिए टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल किया। स्क्रॉल को सक्रिय करने से पहले उसने सिस्टम की मदद से विक्टर की जेब में एक नोट छोड़ा। माइकल ने विक्टर को नोट पर उससे मिलने के लिए कहा, सिवाय इसके कि आज तक माइकल ने विक्टर को फिर कभी नहीं देखा। विक्टर की छवि के नीचे उसने उच्च खतरा स्तर शब्द देखा और आश्चर्यचकित हो गया। ऐसा लग रहा था कि विक्टर स्तर 4 से कोर स्ट्रेंथनिंग चरण स्तर 6 तक पहुंचने में कामयाब रहा। उसका खतरा स्तर माइकल की कल्पना से अधिक था। जब वह छवियों को देख रहा था तो विक्टर के बगल में जानकारी की एक और पंक्ति दिखाई दी, अंतिम बार देखा गया। माइकल को एक और आश्चर्य हुआ। होलोग्राफिक छवि के अनुसार विक्टर को अंतिम बार दक्षिणी महाद्वीप की यात्रा करते हुए देखा गया था। साजिश और भी उलझ गई है, माइकल ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा। तिरियाना ऑपरेशन डेजर्ट ईगल के बारे में हर संभव जानकारी एकत्र कर रही थी। ऑपरेशन के नेता और बाहर से लाई गई मदद सहित सभी लोग गायब हो गए थे। चर्मपत्र को खंगालते समय तिरियाना ने अचानक दरवाजा खुलने की आवाज़ सुनी। वह अचानक चौंककर लगभग पीछे हट गई। जब उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त और अल्फा गार्जियन तनुलिया वलरेन को युद्ध कक्ष में प्रवेश करते देखा तो उसका दिल शांत हो गया। तेरी तनुलिया, बाकी गार्जियन की तरह उसे अल्फा गार्जियन कहने के बजाय तिरियाना ने उसे नाम से पुकारा, खड़ी हुई और उसे कसकर गले लगाया। मैंने सुना कि क्या हुआ? ये तुम्हारी गलती नहीं है, चलो उन्हें ढूंढते हैं। तनुलिया ने तिरियाना की पीठ थपथपाई। सब कुछ कहने और करने के बाद तनुलिया के चेहरे पर मां जैसा भाव गायब हो गया। इसके बजाय पिछले भाव की जगह एक सख्त, प्रभावशाली, नाराज नज़र ने ले ली। हम लक्ष्य के बारे में क्या जानते हैं? तनुलिया ने अपनी प्रभावशाली अल्फा अभिभावक आवाज़ का इस्तेमाल किया। विक्टर हेगन, अंतिम ज्ञात साधना चरण कोर सुदृढ़ीकरण स्तर 6, जिसे अंतिम बार एक व्यापारी जहाज में दक्षिणी महाद्वीप की यात्रा करते हुए देखा गया था। तनुलिया ने विक्टर के बारे में बुनियादी जानकारी सूचीबद्ध की। 15 महीने पहले ब्रेडल और केथेन के बाहरी गांवों में कई युवा पुरुष गायब होने लगे थे। गायब होने के कुछ सप्ताह बाद उनके शव मिले। क्षत विक्षत और तिरियाना ने एक पल के लिए विराम लिया और गांवों के आसपास के जंगल में पूरी तरह से खून से लथपथ। गायब होने की संख्या में वृद्धि हुई और हर बार एक सप्ताह बाद शव पहले की तरह ही निकले, क्षत विक्षत और खून से लथपथ। पीड़ितों में कोई समानता? तनुलिया ने पूछा। केवल एक ही है, काटने का निशान। प्रत्येक पीड़ित की गर्दन के निचले हिस्से पर काटने का निशान था। पिशाच? माइकल आश्चर्यचकित रह गया। उसने जो कहा वह पिशाच हत्याओं के विवरण से मेल खाता था। हालांकि उसे नहीं पता था कि इस दुनिया में पिशाच हैं। यह मामला केथेन के राजा पोर्टोफोब्स द्वारा गिल्ड के ध्यान में लाया गया था। गार्जियन कैप्टन जेरार्ड एटकिंस और उनकी टीम द्वारा की गई गहन जांच के माध्यम से उन्हें विक्टर को पीड़ितों से जोड़ने वाले सुराग मिले। उन्होंने अभिभावकों की एक टीम भेजी लेकिन वे सभी मारे गए। तिरियाना ने एक पल के लिए रुककर कहा। वे सभी एक ही तरीके से मारे गए थे, क्षत विक्षत, पूरी तरह से खून से लथपथ और सभी के शरीर पर काटने के निशान थे। तनुलिया ने तिरियाना की बात सुनी। उसके चेहरे पर कोई स्पष्ट भाव नहीं था। हालांकि विक्टर द्वारा अभिभावकों को मारे जाने की बात सुनकर वह अंदर ही अंदर भड़क गई थी। उनकी जाति चाहे जो भी हो, वे अभिभावक थे।
अभिभावक को मारना मृत्यु दंडनीय अपराध था और यदि कोई यह अपराध करता तो हंटर अभिभावक उसे दुनिया के अंत तक खोजते। खतरे के स्तर के कारण अभिभावक कप्तान जेरार्ड ने ऑपरेशन डेजर्ट ईगल शुरू किया और इस ऑपरेशन के नेता के रूप में पीटन को नियुक्त किया। माइकल उत्सुकता से उस भाग का इंतजार कर रहा था जहां सबरीना इसमें शामिल थी। उसे होली ट्राइडेंट अकादमी में अध्ययन करना था। सबरीना के लिए अपने भाई को छोड़कर अभिभावकों के साथ घुलने मिलने का कोई कारण नहीं था। हालांकि कुछ ने माइकल को बताया कि नूह इसमें शामिल नहीं था। अगर वह शामिल होता तो सबरीना गायब हो जाती। पीटन ने इन अभिभावकों को भर्ती किया और अपनी कलाई के एक झटके से तिरियाना ने 10 की छवियां लाई तनुलिया के सामने संरक्षकों को खड़ा किया। फिर वह एक सेकंड के लिए झिझकी। तिरियाना द्वारा दिखाई गई अनिच्छा को देखते हुए तनुलिया ने अपनी भौहें से कुड़ी। यह क्या है तेरी? आखिरी सदस्य जिसे उसने भर्ती किया है वह सबरीना है। तिरियाना ने अपना हाथ हिलाया क्योंकि सबरीना की छवि सीधे तनुलिया के सामने दिखाई दी। सबरीना विंस्टन, नूह की छोटी बहन। जैसे ही तिरियाना ने ये शब्द कहे तनुलिया का धैर्य पूरी तरह बदल गया। उसने पत्थर की मेज पर जोर से पटक दिया क्योंकि छवियां टिमटिमाने लगीं। क्या? तनुलिया की दहाड़ युद्ध कक्ष में गूंज उठी। वह क्या सोच रही थी? तनुलिया की मलाईदार सफ़ेद त्वचा लाल हो गई और उसकी आंखें अब आग की तरह लाल हो गई। उसने किसी ऐसे व्यक्ति को भर्ती किया जो संरक्षक भी नहीं है। उसने एक बार फिर पत्थर की मेज पर जोर से पटक दिया। तनुलिया के गुस्से को देखकर तिरियाना एक कदम पीछे हट गई। उसके पैर बेकाबू होकर कांप रहे थे क्योंकि उसने तनुलिया को पहले कभी इतना क्रोधित नहीं देखा था। वह कुतिया बेकार है, लेकिन वह नहीं। तनुलिया ने सबरीना की ओर इशारा किया। अगर हम सबरीना को खो देते हैं और नूह को पता चलता है कि उसकी छोटी बहन हमारी वजह से मर गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। माइकल ने अपने संदेह की पुष्टि की। नूह को वास्तव में अपनी बहन के लापता होने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उस लड़की और परेशानी के साथ क्या हुआ? माइकल ने निराश होकर अपना सिर हिलाया। नूह और सुप्रीम गार्जियन के साथ अपने झगड़े के बावजूद माइकल का अपने परिवार में सभी पर अच्छा प्रभाव था। डायना और एथन ने हमेशा उसे दूसरे बेटे एमेल्डा की तरह माना और नतालिया भी अच्छी थी, लेकिन अब टूर्नामेंट के बाद माइकल को लग रहा था कि वे उसके साथ वैसा व्यवहार नहीं कर सकते जैसा वे पहले करते थे। माइकल द्वारा एंड्रूज को लगभग पीट कर मार डालने के बावजूद सबरीना ने उसके सामने ऐसा व्यवहार किया जैसे वह उसकी छोटी बहन हो। माइकल को भी सबरीना पसंद थी। फिर भी अब ऐसा लग रहा था कि सबरीना विंस्टन ने खुद को फिर से मुसीबत में डाल लिया है। इस बार माइकल उसे बचाने के लिए वहां नहीं होगा। काश माइकल को पता होता कि वह उसकी छोटी बहन है। हमें उसे किसी भी कीमत पर ढूंढना होगा। दक्षिणी महाद्वीप के हर एक संरक्षक से तुरंत संपर्क करें। मैं कोड रेड को अधिकृत कर रहा हूं। सभी और किसी भी संसाधन का उपयोग करें। मुझे सबरीना को जल्द से जल्द ढूंढना है। मैं अन्य अल्फा से संपर्क करूंगा। दुर्भाग्य से तनुलिया ने किसी तरह का ओब निकाला और अगले ही पल उसे युद्धपोत से कहीं और भेज दिया गया। इसलिए माइकल तनुलिया का पीछा नहीं कर सका। तनुलिया के युद्ध कक्ष से चले जाने के बाद तिरियाना ने कई ओब का उपयोग करके दक्षिणी महाद्वीप के संरक्षकों से संपर्क किया। संरक्षकों के साथ उसकी मुलाकात में लगभग 1 घंटा लग गया। तभी तनुलिया एक बार फिर अपने हाथ में एक सुनहरा चर्मपत्र लेकर कमरे में प्रकट हुई। यहाँ तनुलिया ने महाद्वीपों को बढ़ाने के लिए मंत्र का जाप करते हुए तिरियाना की ओर चर्मपत्र फेंका। मैग्निया, पहले की तरह मंत्र ने मेज के ऊपर सामग्री की एक होलोग्राफिक छवि बनाने से पहले चर्मपत्र के चारों ओर एक हल्की परत बनाई। होलोग्राफिक छवि में एक काला तेंदुआ था जो मनुष्य की तरह अपने 2 पैरों पर खड़ा था। काले तेंदुआ के पास चमकदार फर, मनुष्य जैसी भुजाएं थीं और उसके गले में एक सुनहरी चेन थी। उसे मेरे पास लाने के लिए आदमी भेजो, तनुलिया ने तिरियाना को आदेश दिया। हालांकि तिरियाना को नहीं पता था कि यह जानवर कौन है, लेकिन उसे लग रहा था कि यह जानवर आदमी ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो सबरीना को ढूंढ सकता है। दूसरी ओर माइकल को एक स्पष्ट अनुभूति हुई कि वह इस काले तेंदुआ से पहले कहीं और मिला था। अल्फा गार्जियन, ये बीस्टमैन कौन है? तिरियाना ने तनुलिया की आवाज़ में बदलाव देखा और उसे लगा कि वह पहले से कम उम्र है, इसलिए उसने अपने दिमाग में घूम रहे सवाल से पूछा। मुझे अल्फा गार्जियन कासिम से मदद मांगनी पड़ी ताकि उसकी मदद मिल सके। ये बीस्टमैन इस दुनिया का सबसे अच्छा शिकारी है। तनुलिया की बात सुनकर माइकल ने बिंदुओं को जोड़ना शुरू कर दिया। उसने लगभग संबंध बना लिया था और अगर वह सही था तो वह ब्लैक पैंथर से नहीं मिला था, लेकिन हो सकता है कि वह ब्लैक पैंथर से संबंधित किसी व्यक्ति से मिला हो। हम उसे कितना भुगतान कर रहे हैं? शिकारी सस्ते नहीं मिलते, तिरियाना ने पूछा, लेकिन तनुलिया ने अपना सिर हिलाया। एक भी सिक्का नहीं, उसे कोई सिक्का नहीं चाहिए। वह मुझसे एक एहसान चाहता है। जब समय आएगा तो मुझे किसी को मारने में उसकी मदद करनी होगी। तिरियान दंग रह गई। उसने किसी को मारने में पैंथर की मदद करने के बारे में तनुलिया का मन बदलने की कोशिश की। मैंने अपना वचन दिया था।
जब समय आएगा मैं उसकी जान लेने में मदद करूंगा। तारानकन एक बदमाश सिस्टम वाला तानाशाह हंटर लोड हो रहा है। HBS से सटा हुआ ब्रह्मांड। तारानकन। अध्याय 470 लोगान। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पैंथर का लक्ष्य आप हो सकते हैं, लॉर्ड लूसिफर? तनुलिया और तिरियाना के युद्ध कक्ष से चले जाने के बाद एलिडर ने पूछा। क्योंकि मैंने उसे मारा जो शायद उसका रिश्तेदार या दोस्त था। माइकल के दिमाग में बंगाल टाइगर बीस्टमैन की छवियां कौंध गईं। जैकोब ने गया को पकड़ने की कोशिश करके अपनी किस्मत को सील कर दिया और अगर माइकल के समय पर हस्तक्षेप न होता तो वह ऐसा कर पाता। अब हमारे पास एक बड़ी समस्या है। माइकल ने जल्दी से अपने सभी अन्य विचारों को एक कोने में रख दिया। अगर खतरा उतना ही बुरा था जितना उसने सोचा था तो उसके हाथ में एक संकट होगा। ऐसा नहीं था कि माइकल को अच्छाई पसंद थी, लेकिन अगर विक्टर एक पिशाच होता और वह दक्षिणी महाद्वीप में होता तो वह दक्षिणी लोगों के प्रति सहानुभूति महसूस कर सकता था। दक्षिणी महाद्वीप माइकल का गढ़ था जहां वह पूरी शक्ति रखता था। माइकल उस गढ़ को तब तक कुछ नहीं होने देगा जब तक कि वह दक्षिणी महाद्वीप पर एक सेना का निर्माण नहीं कर लेता जो इस दुनिया में हर किसी और हर चीज पर विजय प्राप्त कर सके। केवल ऐसा करके ही वह महान कुलों से लड़ सकता था। अरे एलिडर, क्या तुमने कभी पिशाचों के बारे में सुना है? माइकल ने लगभग उपहास किया। 2 साल पहले वह पिशाचों के अस्तित्व के विचार पर हंसता। वह अब ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि वह सिस्टम के साथ दूसरी दुनिया में स्थानांतरित हो गया था। जहां तक उसका सवाल था, इस दुनिया में कुछ भी संभव था। नहीं, एलिडर ने माइकल के संदेह को खारिज कर दिया। हालांकि माइकल पूरी तरह से संतुष्ट नहीं था। ऐसी बहुत सी चीजें होनी चाहिए जिनके बारे में एलिडर, कुछ हजार साल पुराना प्राचीन प्राणी, भी नहीं जानता था। अज़ाज़ेल, माइकल ने अपने दानव बटलर से संपर्क स्थापित किया। मेरे प्रभु, बटलर ने अपनी आज्ञाकारी आवाज में जवाब दिया। दक्षिणी महाद्वीप में सभी से संपर्क करें और उन्हें सुरक्षा स्तर बढ़ाने का आदेश दें। बाहरी इलाकों में बसे गांवों की सुरक्षा की जानी चाहिए। समुद्र में अजनबियों की संख्या कम नहीं होनी चाहिए। अगर उन्हें कोई संदिग्ध मिले तो वे तुरंत मुझे रिपोर्ट करें। अज़ाज़ेल को आदेश देते समय उसे पिशाचों के बारे में कुछ याद आया। सूरज की रोशनी से बचने के लिए गहरे रंग के कपड़े पहने किसी पर नजर रखें। जैसा आप चाहें मेरे प्रभु। सब कुछ कहने और करने के बाद माइकल ने अपनी सामान्य दिनचर्या शुरू की। अपने नए औषधि के लिए सही सूत्र का पता लगाने की कोशिश की। यहां तक कि सिस्टम के पास भी इसके लिए कोई नुस्खा नहीं था। वह पूरी तरह से एक नई औषधि बना रहा था जिसमें कीमिया और तकनीक का मिश्रण था। राचडेल गांव ऊंचे पहाड़ों और हरे भरे खेतों से घिरा हुआ था। पहाड़ियां अपनी ही खूबसूरती, प्रकृति की खूबसूरती थीं। गांव के नाम को छोड़कर लोग बिल्कुल नहीं बदले। गांव की स्थापना के समय से ही वे अपने जीवनयापन के लिए सब्जियां, फल और गेहूं, चावल और जौ जैसी अन्य फसलें उगाते थे। साल में 2 बार फसलें पक जाती थीं और उस समय गांव ऐसा दिखता था जैसे कि सोने की चादरें बिछी हों। राचडेल की आबादी बहुत कम थी। उनमें से ज्यादातर किसान थे और बाकी लोग व्यापारियों के साथ गिसेल के एक शहर क्रिल्टा जाते थे और अपनी फसल को शहर में बेचकर अच्छी कमाई करते थे। वे साधारण लोग थे। वे जो उगाते थे वही खाते थे, साधारण कपड़े पहनते थे और सबसे बढ़कर वे एक दूसरे से प्यार करते थे और हमेशा मुसीबत के समय एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे। गांव के हर व्यक्ति के बीच एक मजबूत रिश्ता था। वे निश्चित रूप से अमीर नहीं थे लेकिन बहुत दयालु थे। आज गांव कीचड़ से भरा हुआ था जिसमें कल रात भारी बारिश के कारण पानी के कई गड्ढे और अनगिनत पैरों के निशान थे। वर्तमान में सूरज हरे भरे पहाड़ों के पीछे डूब रहा था जिससे गांव हल्के नारंगी लाल रंग में रंग गया था। गांव में हमेशा एक सेब का पेड़ होता था जिसके नीचे थके हुए ग्रामीण बैठकर आराम कर सकते थे। बाहर से गांव की सरल सुंदरता आंखों को सुकून देती थी। शाम का समय उनके परिवार के साथ आराम करने और अच्छी तरह से आराम करने का समय था। हालांकि इस समय आराम उनसे सबसे दूर की चीज थी। हमें मेरे पति को खोजने की जरूरत है। मेरा बेटा 3 दिनों से लापता है। मेरे खेत से मेरी 5 बकरियां गायब हैं। गांव में बहुत बड़ी इमारतें नहीं थीं। ज्यादातर किसान घर साधारण थे जो पास के जंगल में पाई जाने वाली भूरे रंग की लकड़ी से बने थे और छत पर क्रिल्टा में सस्ते दामों पर बिकने वाले चांदी के स्लैब का इस्तेमाल किया गया था। एक इमारत को छोड़कर उनमें से कोई भी 4 से ज्यादा लोगों को नहीं रख सकता था और वह इमारत गांव के नेता का घर था। उस समय मशालों से जगमगाते एक हॉल के अंदर ग्रामीण एक 7 फीट के विशालकाय आदमी पर चिल्ला रहे थे। उसके मध्यम लंबाई के भूरे बाल, भूरी आंखें और एक गोटी थी। वह आदमी अपने विशालकाय शरीर और अपनी पीठ पर रखे आदमी के आकार के वारहैमर के कारण भयानक लग रहा था। वह नाराज ग्रामीणों की बातें धैर्यपूर्वक सुन रहा था। धमाका! दूर से आ रही गड़गड़ाहट की आवाज ने भारी बारिश का संकेत दिया। यह अशुभ था। लोगान, हमें एक दल बनाकर उन्हें खोजना होगा। लंबी दाढ़ी वाला एक बूढ़ा आदमी ग्रामीणों की क्रोधित और चिंतित भीड़ से बाहर आया। हाँ, तुम पहले से ही भाड़े के सैनिक थे।
तुम सेवानिवृत्ति से बाहर आ सकते हो और हमारी मदद कर सकते हो लोगान, भीड़ में से सूजी हुई लाल आंखों वाली एक महिला चिल्लाई। उनके शब्दों ने तुरंत कुछ ऐसी यादें ताज़ा कर दी जिन्हें लोगान भूलना चाहता था। उसकी पिछली नौकरी की छवियां उसके दिमाग में कौंध गईं। उदास तहखाना, मरे हुए लोगों की भीड़, उसके समूह के मृत शरीर और वह आदमी जिसने सभी को मार डाला। उस दिन से ही लोगान को आश्चर्य हो रहा था कि उसने उसे जीवित क्यों छोड़ दिया। नहीं, लोगान की अचानक गड़गड़ाहट ने हॉल में हो रहे शोर को तुरंत खत्म कर दिया। गांव के लोग कांप उठे क्योंकि उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। उन्होंने लोगन को कभी भी अपना संयम खोते नहीं देखा था। अपने गुस्से से घबराते हुए लोगन ने खुद को शांत करते हुए गहरी सांस ली। कल हम फ्रीडम टाउन जाएंगे और राजा टिबेरियस से मदद मांगेंगे। इससे पहले कि लोग उसके शब्दों पर प्रतिक्रिया कर पाते, एक किशोर लड़के ने जोर से दरवाजा खोला। लड़का पूरी तरह से भीगा हुआ लोगन की ओर भाग रहा था। उसका चेहरा और चमड़े का कवच कीचड़ से सना हुआ था। कैप्टन, कैप्टन रोजर्स, युवक ने बड़बड़ाया। फिर कुछ नागरिकों ने देखा। युवक खून बह रहा था और उन्होंने देखा कि एक खंजर युवक की पीठ में घुसा हुआ था। देवी, उसके खून बह रहा है, गांव वालों ने बड़बड़ाते हुए कहा जब युवक लड़खड़ाकर नीचे गिरा। इससे पहले कि युवक जमीन पर गिरता, लोगन ने उसे तुरंत पकड़ लिया। फिर उसने धीरे से युवक को नीचे लिटाया। देवी, क्या हुआ? कैप्टन रोजर्स और तुम्हारी टीम के बाकी लोग कहाँ हैं? युवक से सवाल करते हुए लोगन ने बूढ़े आदमी की तरफ देखा और बिना कुछ कहे उसे गांव के वैद्य को जल्दी से लाने को कहा। जॉर्जी, मृत, कुछ मिला? खांसी खांसी, युवक ने खून की खांसी की। लोगन ने धीरे से उसकी पीठ से निकले खंजर को पकड़ लिया। खंजर युवक की रीढ़ में गहराई तक घुस गया था। लोगन उसे महसूस कर सकता था। उसके पास जीवन का पर्याप्त अनुभव था जिससे वह बता सकता था कि यह युवक मृत्यु के कगार पर था और इसलिए उसने अंधकार को गले लगा लिया। फिर भी लोगन उसकी पीड़ा को कम करना चाहता था और साथ ही जितना संभव हो सके उतनी जानकारी प्राप्त करना चाहता था। हर कोई यह खून पीता है, खांसी खांसी। लोगान और आसपास के लोग उसके मुंह से निकल रही बड़बड़ाहट को मुश्किल से समझ पा रहे थे। खांसी, मारा गया, खांसी, युवक को और अधिक खून की खांसी होने लगी। सब ठीक हो जाएगा डेवी, तुम ठीक हो जाओगे। मरहम लगाने वाला तुम्हें ठीक कर देगा। लोगन ने युवक को देखकर मुस्कुराया, उसे शांत करने की कोशिश की। वह एक बड़ा आदमी था और उसका दिल भी बड़ा था, इसलिए वह युवक को यथासंभव दर्द रहित तरीके से भेजना चाहता था। मेरा बेटा। अचानक बारिश के पानी में पूरी तरह भीगी हुई एक महिला कमरे में घुसी। उसने अपने रास्ते में आने वाले सभी लोगों को किनारे कर दिया। जब उसने देखा कि देवी लोगन की गोद में पड़ा है, खून बह रहा है और अपनी जान के लिए संघर्ष कर रहा है, तो वह जमीन पर गिर पड़ी। किसी कारण से लोगन उस महिला की आंखों में नहीं देख पा रहा था। उसने खुद को दोषी ठहराया। उसे लगा कि अगर उसने कुछ पहले किया होता तो देवी की हालत ऐसी नहीं होती। देवी, माँ चिल्लाए, तुम्हें क्या हुआ? नहीं, हे भगवान, कोई मेरी मदद करो। उसकी बीमार चीख पूरे हॉल में गूंज उठी। उसने कहा कि उन्हें जॉर्जी मिल गया है। भीड़ में से एक और महिला चिल्लाई। हाँ, हमें कुछ करना होगा और अभी कुछ करना होगा। हाँ, भीड़ ने दहाड़ना शुरू कर दिया। हालांकि लोगन ने एक माँ की चीखों के अलावा कुछ नहीं सुना जो जल्द ही अपने बेटे को खोने वाली है। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि वह किस दौर से गुजर रही होगी। अगर वह अपनी पत्नी टेसा को खो देता तो वह लाखों टुकड़ों में बिखर जाता। वह एकमात्र ऐसी चीज थी जिसने उसे एक साथ रखा और मरे हुए द्वीप पर उसके द्वारा अनुभव की गई दर्दनाक घटनाओं के बाद उसे एक नया जीवन दिया। हर दिन उसे बुरे सपने आते थे। बुरे सपनों से लड़ने और दर्दनाक अनुभवों पर काबू पाने के लिए उसे अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। उसने खुद से वादा किया कि वह भाड़े के जीवन को पीछे छोड़ देगा। हालांकि देवी की मां को देखकर लोगन ने फैसला किया किसी कार्य को अंतिम बार करने के लिए। गैरी, एक टीम बनाओ, मैं जॉर्जी और सबको ढूंढने जा रहा हूं। लोगान गायब हुए ग्रामीणों को ढूंढने के लिए अपनी आंखों में संकल्प लेकर खड़ा हुआ। अब तक गांव के 20 लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके थे, जिनमें 3 बच्चे और 2 छोटी लड़कियां शामिल थीं। पहले उन्हें लगा कि वे गांव छोड़कर चले गए हैं, फिर उन्हें लगा कि वे ग्रामीण जंगल में खो गए हैं। जब जंगल में भेजी गई टीम भी गायब हो गई, तभी उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। बेशक अगर लोगान सीनेट से कुछ वित्तीय मदद पाने के लिए गिसल नहीं गया होता तो वह जल्दी ही एक खोज दल भेज देता। अस्थायी गांव के नेता को यह समझने में 2 सप्ताह लग गए कि वे लोग वास्तव में गायब थे। लोगान हॉल से बाहर निकला और अपने कमरे में गया जहां उसने अपनी पत्नी को बिस्तर पर शांति से सोते हुए देखा। बिस्तर के बगल में स्टूल पर मोमबत्ती की रोशनी में उसका पीलापन चमक रहा था। बिस्तर और उसकी पत्नी के अलावा वहां केवल एक ओक अलमारी थी और मिट्टी के बर्तनों में कई गुलाब के फूल। वह अपनी पत्नी की ओर चला गया। जब वह उसके बिस्तर पर पहुंचा तो उसने उसके लाल बालों को एक तरफ किया और धीरे से उसके माथे पर चूमा। अच्छी नींद, सो जाओ टेसा।
मैं जितनी जल्दी हो सके तुम्हारे पास वापस आऊंगा, अब समय आ गया है कि मैं इन लोगों को ढूंढूं। उसने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखें थकी हुई थीं क्योंकि उसकी त्वचा बहुत पीली थी। लोगन को देखते हुए टेसा का चेहरा काला पड़ गया, लेकिन उसकी आंखों की हरकत सीमित लग रही थी। मैं अपना ख्याल रखूंगा टेस, चिंता मत करो। लोगन ने उसके माथे पर एक और चुंबन देने से पहले धीरे से उसकी आंखें बंद कर लीं। पीछे मुड़कर वह अलमारी की ओर चला गया, कोई नया कपड़ा पहनने के लिए नहीं बल्कि कुछ ऐसा लेने के लिए जो उसे नहीं लेना चाहिए था। जब उसने अलमारी खोली तो उसका स्वागत कई भूरे रंग के लबादों और स्किट्स ने किया जो बड़े करीने से रखे हुए थे। उसने एक दराज खोली जहां भूरे रंग के लबादों का एक और सेट था। उसने ढेर किए गए वस्त्रों को उठाकर खाली तल देखा। केवल उसे पता था कि यह एक झूठा तल था और उसने झूठा तल उठाया, जिससे एक काला कार्ड और स्पाइडर के आकार का पेंडेंट वहां पड़ा हुआ दिखाई दिया। क्या मुझे इस पर पछतावा होगा? उसने खुद से पूछा कि वह क्या करने जा रहा था। तारानकन लोगन टीम के उन सदस्यों में से एक है जो रॉस के साथ अनडेड आइलैंड गए थे। अगर आपको वह याद नहीं है तो अध्याय 237 देखें। तारानकन